जी, कल क्या पढ़ा था अपन ने? मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, को लेजिटिमेट सोर्स से रिप्रेजेंट करना, उसकी ट्रू ओनरशिप को कंसील करना, छुपाना, उसको क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ज्यादातर क्रिमिनल्स इसको काम में लेते हैं डर्टी मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कराने के लिए। 3 एक्टिविटीज, 3 स्टेजेस होती है मनी लॉन्ड्रिंग की। पहली क्या थी? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को ऐसी जगह प्लेस करो जो लेस सस्पिशियस और मोर कन्वीनियंट हो। लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब बाइंग complex transaction, shell corporation, wire transfer, different accounts, different names, different countries, buying and selling, बहुत सारे मल्टीपल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ताकि उस पैसे का फॉर्म चेंज हो जाए और उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाए कहाँ से पैसा आया था। देन इंटीग्रेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ इलीगल मनी टू द लीगल मनी, उसको इलीगल को लीगल में रिप्रेजेंट करना, ऐसा लगाना कि वो पैसा नॉर्मल काम से इल्यूजन क्रिएट करना। कैसे कैसे कर सकते हैं? ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था पामला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, की कोई मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसको ये सारी सजाएं होंगी, ये सारे पनिशमेंट्स मिलेंगे। उसके लिए ये एक्ट बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पर इसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा था सेक्शन 3 मनी लॉन्ड्रिंग। ये कहता है कोई भी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नोइंगली, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड है उन 13 प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, 17 प्रोसीड्स ऑफ, उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है या उसको ऐसे दिखाने की कोशिश करे कि वो अनटेन्ड प्रॉपर्टी है, बेदागी प्रॉपर्टी है, तो उसको मैक्सिमम 7 से 10 साल की जेल और मिनिमम 3 साल की जेल उस बंदे को हो जाएगी। फिर सेक्शन 12 अपन ने पढ़ा था, क्या कह रहा था सेक्शन? बैंक की जिम्मेदारियां क्या है? बैंक की रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, डायरेक्टर टू द पनिश मेंटेन करेगा। फिर बेनिफिशियल ओनर्स, उसकी रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस है, सबका डेटा आधार मेंटेन किया जाएगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, कोई भी उसको कहीं भी लीक आउट नहीं करना, ईडी के अलावा किसी और को वो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। जो आपने रिपोर्ट्स मेंटेन की है कि किसने कितना पैसा लिया, वो 5 साल तक रखोगे फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, और आधार के डिटेल्स भी 5 साल तक रखोगे, एंड जब तक उसका एंड हो गया कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद 5 साल तक अपन उसको रखेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, वो किसी बैंक को चाहे तो इससे एग्जेम्प्ट कर सकती है। देन सेक्शन 13 क्या बोलता है? पावर्स ऑफ डायरेक्टर, पावर्स ऑफ ईडी। ईडी के क्या पावर्स? अगर उसको खुद को लगता है या कोई एप्लीकेशन आती है, किसी ने उसको अप्रोच किया कि आपको इसको इंक्वायरी करना चाहिए, तो वो बैंक की इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी के दौरान अगर उसको कुछ भी गलत लगता है, सस्पिशियस लगता है, तो क्या करेगा? बैंक की ऑडिट करेगा। ऑडिटर जो होगा वो उसी के पैनल से होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिटर होगा। उसका खर्चा कौन भुगतेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट सारा उसका खर्चा भुगतेगी ऑडिटर का। फिर क्या था इसमें? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब पूरा पूरा बैंक ही गलत है, उसमें इन्वॉल्व है, तो वो उनको क्या कह सकता है? वार्निंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, समझ में नहीं आया, रिपोर्ट्स मंगवा सकता है। हाँ, पेनल्टी लगा सकता है 10,000 से 1 लाख रुपए तक का फाइन पर केवाईसी। आपने जितने केवाईसी नहीं दिया उनसे इतना आपको फाइन देना पड़ेगा। और ये सारी कॉपी डायरेक्टर ईडी किसी और को, बैंक को भी पास ऑन कर सकता है। देन सेक्शन 63 क्या पढ़ा पढ़ने? फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन। अगर कोई बंदा विलफुली एंड मैलिशियसली रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है जिसकी वजह से किसी और बंदे को जेल हो जाती है, तो वो वाला बंदा लायबल है, उसको 2 साल की जेल या 50,000 रुपए तक का जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। अगर कोई भी पर्सन जिसको सच बोलना है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, पर वो सच बोलने से मना कर रहा है या फिर साइन करने से मना कर रहा है, समझ भेजा पर वो आया नहीं, तो कितना फाइन लगेगा? 5
500 से 10,000 फॉर द ईच फेलियर, और एक था इसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब किसी को भी बिना सुने सरकार सजा नहीं देगी, उसके पास भी मौका होना चाहिए अपना पक्ष रखने का, अपना पार्ट रखने का, उसके पास भी अधिकार होना चाहिए। ठीक है, यही पढ़ा था कल अपन ने। बुक की लैंग्वेज से पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है? जो मैंने लिखवाया था वो बहुत इजी टर्म्स में लिखवाया था, बुक में थोड़ा डिफिकल्ट है, पर बुक वाला लिखना है। मैंने तो एक एक वर्ड लिखवा दिया, बुक में पूरा पूरा सेंटेंस, पूरा पूरा पैराग्राफ लिखना है, तो आपको वो सब ज्यादा कवर करना है। पावर्स ऑफ ईडी, पावर्स ऑफ ईडी कहाँ है? तो ये रहा, हाँ बोलो। पॉइंट तो देखो वही है जो अपन ने लिखा है, सेम, वो सेम लिखा है इसके अंदर, तो थोड़ा थोड़ा तो लर्न करना ही पड़ेगा लैंग्वेज। लैंग्वेज को समझ में नहीं आ रही हो तो बताओ, मैं समझा देती हूँ अभी। If at any stage of inquiry or any other proceedings before him, the directors, having regard to the nature and complexity of the case, is of opinion that it is necessary to do so, he may direct the concerned reporting entity to get its record, as may be specified, audited by an accountant from amongst a panel of accountant maintained by central government for this purpose. अगर इंक्वायरी के दौरान ईडी को कहीं पे भी ऐसा लगता है कि वो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब इतना इजी नहीं है उसको समझना, उसको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, या उसका ओपिनियन है, मतलब ट्रांजैक्शन तो सही है बट उसको फिर भी अंदर से ऐसा लग रहा है कि नहीं इसकी इंक्वायरी करनी है, तो वो रिपोर्टिंग एंटिटी को कहेगा कि आप अपने रिकॉर्ड्स ले आओ, अपनी फाइल ले आओ। उस फाइल की ऑडिट करवाने के लिए वो अकाउंटेंट बुलाएगा जो उसी के पैनल में से होगा, उस ईडी का जो पैनल है उसी पैनल में से एक सीए बंदा आएगा जो उसकी ऑडिटर करेगा, मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अकाउंटेंट होगा ईडी उसको बुलाएगा और उसको कहेगा कि जो मैंने अब रिपोर्ट्स मंगवाई है रिपोर्टिंग एंटिटी से, रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं, उसकी आप ऑडिट कर दो। आया समझ में? और कुछ? बेनिफिशियल ओनर, मालिशियसली, जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देना। हाँ बोलो बेटा। सेक्शन 63 में 4th पॉइंट, notwithstanding anything contained in clause C of subsection 2, clause C क्या है subsection 2 का? समन वाला। A person who intentionally disobeys any direction issued under section 50 shall also be liable to proceed against under section 174 of the Indian Penal Code। मतलब जानबूझकर अगर वो समन भेजा या तो आया ही नहीं, और आया तो उसने डिसोबे किया, रिस्पेक्ट से बातें नहीं की, कुछ भी गलत लैंग्वेज में बातें की, तो उसको ये सारे पनिशमेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगा। बोलो बेटा दीपिका। पेज नंबर 57 बोलो। उसमें पॉइंट नंबर ए, 1 का ए, maintain a record of all the transactions including information relating to transaction covered under clause B in such a manner as to enable it to reconstruct individual transaction। आप बैंक में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सबका रिकॉर्ड मेंटेन करो। क्लॉज बी में भी जो है कि आपने क्या क्या, मतलब आपसे जो मांगा है ईडी ने उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि ये ईडी ने मांगा था, ये नहीं मांगा था ईडी ने, in such a manner as to enable it to reconstruct individual transaction। इस तरीके से मैनेज करो कि अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करना तो आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, किसने कितना विड्रॉ किया, किसने डिपॉजिट किया, किसने कितनी बार ट्रांजैक्शन करा, सारी चीजें प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा। आया समझ में? हाँ जी, और कुछ? और पेज नंबर 60 बोलो। पॉइंट नंबर सी, to whom a summon is issued under, हाँ इसमें प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या लिखा है वो समझ में नहीं आया। To whom a summon is issued under section 50 either to attend to give evidence or produce books of accounts। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या मतलब है? मतलब मैंने आपको कहा कि आप अपनी बैलेंस शीट पीएनएल की हार्ड कॉपी लेकर आओ, मैं उसको चेक करना चाहती हूँ आपके बिजनेस में एक्चुअली क्या काम हो रहा है क्या नहीं, तो उसने वो भी नहीं लाके दी। आया समझ में? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब प्रोड्यूस मतलब लेकर आना। हाँ लेकर आना, यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं उसको। प्रोड्यूस करना मतलब आप निकालो अपने कंप्यूटर से तो हमें निकाल कर दो। ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, और कुछ?
और कुछ नहीं? चलो प्लेसमेंट में frequently currency from the scene of the crime to a place or into a form less suspicious, more convenient for the criminal. Scene of crime, bomb blast से जो पैसा आया है ये छोड़ दो, वर्ड कर दो। और कुछ नहीं? चलो हाँ जी, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन नंबर 70। हम पामला का सेक्शन 3 पढ़ चुके, 12, 13, 63 पढ़ चुके। पामला में एक लास्ट सेक्शन बचा है आपका, दैट इज सेक्शन 70। सेक्शन 70 क्या बोलता है? सेक्शन 70 इज ऑफेंसेस बाय द कंपनी। यहाँ कंपनी के रिलेटेड, अगर कोई कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो उसके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अपन किस में बात करते हैं? सेक्शन 70 में बात करते हैं। अगर किसी कंपनी ने कोई नियम कानून को भंग कर दिया, किसी कंपनी ने कोई नियम कानून को फॉलो नहीं किया, तो उसको क्या कहते हैं अपन? सेक्शन 70 के अंदर आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी ए है, कंपनी ए है, उस कंपनी में घपला हुआ 50 करोड़ का घपला हुआ, ठीक है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जो भी ईडी आएगा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, वो ईडी सबसे पहले किसको पकड़ेगा? कंपनी के ओनर को पकड़ेगा। उस कंपनी के चाहे किसी भी एम्प्लॉय ने घपला किया हो, ईडी को उससे मतलब नहीं है कि किस एम्प्लॉय ने घपला किया, ईडी किसको पकड़ेगा? ओनर को पकड़ेगा। ईडी ने सबसे पहले किसको पकड़ा? ओनर को पकड़ा। अगर ओनर बोल देता है, ओनर ये प्रूव कर पाता है कि भाई मैंने कोई घपला नहीं किया, मेरे इस एम्प्लॉय ने ये सारा घपला किया और मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, ऐसा कुछ मेरी कंपनी में चल रहा है, अगर इस चीज को प्रूव कर पाता है ओनर, तो अरेस्ट किसको किया जाएगा? एम्प्लॉय को किया जाएगा, ओनर को नहीं किया जाएगा। पर अगर एम्प्लॉय ये प्रूव कर देता है कि जो मैंने घपला किया उसकी सारी जानकारी ओनर को भी थी, ओनर ने ही हाँ किया इसलिए मैंने ये सारा घपला किया है, तो अब अरेस्ट किसको किया जाएगा? ओनर को और एम्प्लॉय को किया जाएगा। तो ये है सेक्शन 70 ऑफेंसेस ऑफ कंपनी, कि अगर कंपनी में किसी चीज को आपने मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी के थ्रू हुई है तो सबसे पहले ओनर को पकड़ा जाता है, चाहे किसी भी एम्प्लॉय ने मनी लॉन्ड्रिंग की हो। पर अगर ओनर ये प्रूव कर पाता है कि वो घपला मैंने नहीं किया, वो मेरे एम्प्लॉय ने किया, मुझे उसके बारे में बिल्कुल पता भी नहीं था, तो फिर किसको पकड़ा जाएगा? एम्प्लॉय को। पर अगर एम्प्लॉय ये प्रूव कर देता है कि जो मैं कर रहा था वो अंडर द गाइडेंस ऑफ ओनर कर रहा था, उसको पूरा ज्ञान है, उसको पूरी नॉलेज है मैं क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, तो पकड़ा किसको जाएगा? ओनर और एम्प्लॉय को, यहाँ पे दोनों को पकड़ा जाएगा। तो यही है आपकी सेक्शन 70। तो यहाँ पे सेक्शन 70 में लिख लो, इफ कंपनी डज मनी लॉन्ड्रिंग, if company does money laundering, अगर मनी लॉन्ड्रिंग करते तो सबसे पहले ओनर को पकड़ेंगे। अगर ओनर प्रूफ कर देता है कि ये घपला, ओनर ने प्रूफ कर दिया कि ये घपला मैंने नहीं किया, तो किसको पकड़ा जाएगा? एम्प्लॉय को। और अगर एम्प्लॉय प्रूव कर देता है कि सब कुछ ज्ञान उसको भी था, तो एम्प्लॉय और ओनर दोनों को पकड़ा जाएगा। ये है आपका सेक्शन 70। लिख लिया?
लिख लिया? चलो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 70। सेक्शन 70 क्या कहते हैं? ऑफेंसेस बाय कंपनी where a person committing a contravention, जब भी कोई पर्सन कॉन्ट्रावेंशन करता है, कॉन्ट्रावेंशन मतलब कुछ रॉन्ग काम करता है, नियम को भंग करता है। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब लिख लो नियमों को भंग करना, जो उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको ब्रेक करना, ब्रेकिंग द रूल्स, ब्रेकिंग द रूल्स। When a person committing a contravention of any of the provisions of this act, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, और एनी रूल, डायरेक्शंस और ऑर्डर मेड देयर अंडर इज अ कंपनी, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ contravention was committed was in charge of and was responsible to the company for conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against, punished accordingly। कोई भी बंदा जो किसी रूल्स को ब्रेक करता है, जो भी उसके एक्ट के रूल्स हैं या जो उसको डायरेक्शंस दी गई हैं वो फॉलो नहीं कर रही, कोई भी बंदा, या उस कॉन्ट्रावेंशन के टाइम पे जब कॉन्ट्रावेंशन हुआ था तो जो रिस्पॉन्सिबल है कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी एज वेल एज कंपनी, मतलब जो कंपनी का ओनर है, जो कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसने कंपनी को शुरू किया है, अगर कुछ भी रूल्स ब्रेक होते हैं तो उस बंदे को गिल्टी माना जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा। Provided that nothing contained in this subsection shall render any such people liable to punishment if he proves that the contravention took place without his knowledge। अगर वो बोल पाता है कि जो भी गलतियां हुई हैं वो मुझे नहीं पता किसने गलतियां की हैं, और that he exercised all due diligence to prevent such contravention। अगर उसको नहीं पता तो किसको गिरफ्तार किया जाएगा? एम्प्लॉय को गिरफ्तार किया जाएगा। Notwithstanding anything contained in subsection 1 where a contravention of any of the provision of this act or any rule, direction or order made thereunder has been committed by a company and it is proved that the contravention has taken place with the consent or is attributable to any neglect of the on the part of any director, मतलब डायरेक्टर ने उसको मना नहीं किया या डायरेक्टर ने उसको अप्रूव किया है, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर्स ने, shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to proceed against and punished accordingly। अगर सबसे पहले कंपनी में कोई भी रूल ब्रेक हुआ है तो चाहे वो कंपनी हो, चाहे कंपनी को चलाने वाला बंदा हो, जो कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ओनर, उसको गिल्टी माना जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। अगर वो ये प्रूव कर पा रहा है कि जो भी काम हुआ था मेरी नॉलेज के बिना हुआ था तो एम्प्लॉय को गिल्टी माना जाएगा। पर अगर एम्प्लॉय ये प्रूव कर पा रहा है कि जो कंपनी है या कंपनी का जो ओनर है उसकी परमिशन या उसने मना नहीं किया, नेग्लेक्ट भी नहीं किया, उसने हाँ नहीं किया तो उसने ना भी नहीं किया, मतलब उसको पता था, उसकी वजह से सब कुछ उसकी निगरानी में ये काम हुआ है, तो वो पर्सन भी गिल्टी माना जाएगा, दोनों गिल्टी माने जाएंगे। ठीक है, ये है आपका सेक्शन 70। कंपनी किसको कहते हो? जो भी कॉर्पोरेट कोई भी फर्म हो सकती है उसको कंपनी कह सकते हैं। डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फर्म मींस पार्टनर इन द फर्म, डायरेक्टर को पार्टनर कह सकते हैं। अ कंपनी में बी प्रोसिक्यूटेड नॉटविथस्टैंडिंग वेदर द प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन ऑफ एनी लीगल जुडिकल, छोड़ दो क्या मतलब तेरा क्या, समझ में आ गया सेक्शन 70 क्या होता है? तो अपन ने पामला में कितने सेक्शंस पढ़े? पहला पढ़ा सेक्शन 3 जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताया, फिर पढ़ा सेक्शन 12 उसमें बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया, सेक्शन 13 उसमें ईडी के पावर्स के बारे में बताया, सेक्शन 63 उसमें बताया punishment for the false information, and section 70 जिसमें offenses by the company बताएगा, कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो ये जो जितना भी अपन ने अभी पामला में पढ़ा है इसका मैं एक शॉर्ट समरी टाइप्स डायग्राम बना रही हूँ। बड़ा डायग्राम है, पूरा एक पेज, बड़ा पेज लगेगा कॉपी का।
तो एक पेज पे बना लो, शॉर्ट समरी टाइप्स का है डायग्राम। मामला जैसे किसने किया था मनी लॉन्ड्रिंग, वाड्रा, लालू प्रसाद यादव या फिर पी चिदम्बरम। मामला के अंदर सबसे पहले आपने पढ़ा सेक्शन 3। इस सेक्शन 3 में हाँ जी, इस सेक्शन 3 में आपने पढ़ा अबाउट दी मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहाँ पे आपने डेफिनेशन पढ़ी मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा, कोई भी बंदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, नोइंगली उसको पता हो कि क्या कर रहा है, वो ड्रग्स का सप्लाई कर रहा है। प्रोसीड ऑफ क्राइम को, जो पैसा आया है आपका क्राइम से, बनाना शुरू कर दो, सब साथ साथ बनाते जाना है ना। प्रोसीड ऑफ क्राइम को आप कंसील कर रहे हो, कंसील मतलब आप छुपा रहे हो, या फिर आप उसके पोजीशन में हो, या फिर आप उसको एक्वायर कर रहे हो, और उसको आप अनटेन्ड प्रॉपर्टी शो कर रहे हो। तो वो सब अपने डेफिनेशन में पढ़ा था। इस सेक्शन 3 के अंदर एक तो आप डेफिनेशन पढ़ते हो, इसी सेक्शन 3 के अंदर स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग भी आ जाता है। स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कौन सी स्टेजेस थी मनी लॉन्ड्रिंग की? पहली थी प्लेसमेंट, फिर लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। ये तो अपन ने पढ़ा सेक्शन 3 के अंदर। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 12, लिख लिया इतना, थोड़ा आगे कर रही हूँ। मामला में आपने नेक्स्ट पढ़ा दैट इज सेक्शन 12। सेक्शन 12 में आप किसकी बातें करते हो? सेक्शन 12 में अपन बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक्स। थोड़ा छोटा छोटा लिखना ताकि एक ही पेज में सारा आ जाए, जिस भी तरीके से बना रहे हो, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक, यहाँ पे बैंक की आपने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की। ये हो गया बच्चों, डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लिख लिया ना। हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक में आपने सबसे पहले बात किया कि आप ट्रांजैक्शन का क्या रखोगे, रिकॉर्ड रखोगे। कब तक? 5 सालों तक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना चाहिए। यहाँ आपने बात की कि जो डायरेक्टर है उसको मुझे रिपोर्ट करना चाहिए जो उसने मांगा है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा है विद इन द टाइम। वेरीफाई करो आधार को कि जिसने जो आधार दिया है सही दिया है गलत दिया है। वेरीफाई करो उसका बेनिफिशियल ओनर, कि आपने बेनिफिशियल ओनर का भी डेटा रखा है या नहीं रखा है। एंड यहाँ पे आपने उस आधार को मेंटेन किया है, मेंटेन आधार फॉर द 5 years, 5 सालों के लिए आपने आधार को मेंटेन करना है। देन नेक्स्ट अपन ने यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में पढ़ा नेक्स्ट सेक्शन 13। सेक्शन 13 में आप बात करते हो पावर्स ऑफ ईडी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की क्या पावर्स हैं? वो जब चाहे जिस बैंक की चाहे इंक्वायरी कर सकता है। अगर इंक्वायरी के दौरान उसको कुछ भी गलत लगता है तो उस बैंक की ऑडिट करवा सकता है, और अगर ऑडिट के दौरान कुछ भी गलती होती है तो हर केवाईसी के लिए वो 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना ले सकता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ही, दैट इज सेक्शन 63। सेक्शन 63 में अपन ने किसकी बात की? मैंने पनिशमेंट की बात की कि पनिशमेंट दिया जाएगा आपको। पनिशमेंट
या तो आपने मुझे फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है या फिर अदर। फॉल्स इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन देते हो जिसकी वजह से कोई और अरेस्ट हो गया, तो आपको मिलेगा पनिशमेंट अप टू 2 इयर्स, 2 साल की जेल, या आपको फाइन भुगतना पड़ेगा, 50,000 रुपए तक का फाइन आपको भुगतना पड़ेगा। और अदर अदर में क्या है, आपसे पूछा गया पर आपने उस चीज का रिप्लाई नहीं किया, रिप्लाई तो किया पर नॉट साइन नहीं किया, या फिर आपको समन भेजा गया पर आप आए ही नहीं, इन तीनों पे आपको लगेगा फाइन 500 से 10,000 रुपए पर फेलियर का आपको फाइन देना पड़ेगा। लास्ट अपन ने इसके अंदर पढ़ा, दैट इज सेक्शन 70। कंट्रोल से ये क्यों होता है ऐसा? हाँ जी, सेक्शन 70 के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे कंपनीज के बारे में पढ़ा कि अगर कोई कंपनी ऑफेंस कर देती है तो इफ कंपनी डज मनी लॉन्ड्रिंग, अगर कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर देती है तो या तो जो इंचार्ज है कंपनी का उसको प्रूफ पेनल्टी लगेगी, अगर इंचार्ज ये प्रूफ कर पा रहा है कि मेरी को जाने बिना ये काम हुआ है तो जो एम्प्लॉय है उसको पेनल्टी लगेगी, अगर एम्प्लॉय ये प्रूव कर पा रहा है कि उसके कंसेंट से ये सारा काम हुआ है तो एम्प्लॉय को गिल्टी माना जाएगा और इंचार्ज को भी गिल्टी माना जाएगा, इंचार्ज को भी गिल्टी माना जाएगा। ये पूरा अपन ने किसके अंदर पढ़ा है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर पढ़ा है।
ठीक है, समझ में आ गया। तो अपन ने क्या पढ़ लिया, पामला में 5 सेक्शंस होते हैं। कौन से सेक्शन 3 जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, सेक्शन 12 जिसमें बैंक की जिम्मेदारियों के बारे में बात की है, सेक्शन 13 जिसमें पावर्स ऑफ ईडी के बारे में बात की है, सेक्शन 63 जिसमें अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको क्या पेनल्टी लगेगी, पनिशमेंट मिलेगा, एंड सेक्शन 70 अगर आपने कंपनी ने कुछ गलत कर दिया तो उसको कब गिल्टी माना जाएगा। ये अपन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामला के ये सारे अपन ने सेक्शंस पढ़ लिए हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी। मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ लिया अपन ने, अब अपन पढ़ेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी, पेज नंबर 5.53। मतलब यहाँ बैंक के बारे में बात की जाएगी कि अगर बैंक के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होता है तो उसकी वजह से बैंक को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, बैंक के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिविटी क्या होगी अगर बैंक के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। अगर बैंक के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होता है तो बैंक की पब्लिसिटी नेगेटिव हो सकती है, बैंक की रेपुटेशन का नुकसान हो सकता है, बैंक की गुडविल का नुकसान हो सकता है, लीगल रेगुलेटरी सैंक्शंस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉटम लाइन आर ऑल पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ बैंक फेलियर टू मैनेज द रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अगर बैंक जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क को मैनेज नहीं कर पाता तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी मार्केट में, उसकी गुडविल खराब हो जाएगी बैंक की, उसकी मार्केट में नाम खराब हो जाएगा, पब्लिसिटी खराब हो जाएगी। बैंक को सबसे ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता है मनी लॉन्ड्रिंग का। क्यों? अलग अलग जगह पे, क्योंकि बैंक सबसे प्राइमरी मींस होते हैं पैसे को ट्रांसफर करने के लिए अक्रॉस ज्योग्राफीज। अपन ने प्लेसमेंट पढ़ा, प्लेसमेंट में क्या पढ़ा, जो मेरे पास 120 करोड़ थे मैंने सबके अकाउंट में 2-2 लाख रुपए डलवाए। तो अकाउंट मतलब सबसे पहला बैंक ही सोर्स होता है जहां से मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस शुरू होता है अक्रॉस द ज्योग्राफीज, अक्रॉस द बाउंड्रीज। आप अलग अलग देशों के अलग अलग लोगों के में आप अलग अलग अकाउंट में इतना सारा पैसा डलवा देते हैं तो वहीं से बैंक जिम्मेदार होता है। तो बैंक को सबसे ज्यादा थ्रेट होता है कि बैंक के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। द चैलेंज इज इवन ग्रेटर फॉर बैंक्स यूजिंग सीबीएस एज ऑल द ट्रांजैक्शंस आर इंटीग्रेटेड। अगर ब्रांच बैंकिंग होती तो वहां पे कम डर होता, पर सीबीएस है जहां पे सब चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं तो वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का और ज्यादा थ्रेट अपना हो सकता है। With regulators adopting stricter regulations on banks and enhancing their enforcement efforts, banks are using special fraud and risk management software to prevent and detect fraud and integrate this as a part of internal process and daily processing and reporting. क्योंकि बैंक में इतना ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है इसलिए बैंक में स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस काम में लिए जाते हैं। जो रेगुलेटर होगा, जो बैंक का रेगुलेशंस देखेगा कि बैंक सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे। बैंक जो है वो स्पेशल फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो होगा ही, पर बैंक में एक और सॉफ्टवेयर होगा जो सिर्फ फ्रॉड और रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा, डिटेक्ट करेगा कि क्या फ्रॉड है और क्या रिस्क आ रहा है उसको देखने के लिए। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपका इंटरनल प्रोसेस होना चाहिए, मतलब हर कंप्यूटर में होना चाहिए बैंक के, और डेली ये सॉफ्टवेयर रन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 दिन में एक बार ये सॉफ्टवेयर आप चलाकर देख रहे हो, डेली रन करोगे तभी पता चलेगा कि डेली के जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा ना। तो ये आपने पढ़ लिया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी। अगर बैंक के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है, बैंक अगर मनी लॉन्ड्रिंग को डिटेक्ट नहीं कर पाता तो क्या क्या नुकसान होगा उसको, उसकी पब्लिसिटी नेगेटिव होगी, गुडविल का नुकसान, उसकी रेपुटेशन का नुकसान हो जाएगा। बैंक को सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का थ्रेट होता है। क्यों? क्योंकि दे आर द प्राइमरी मींस जिससे पैसा डलवाया जाता है ज्योग्राफीज अलग अलग अकाउंट्स के अंदर। सबसे ज्यादा डर जब हम सीबीएस को काम में लेते हैं। इसीलिए जो रेगुलेटर्स होते हैं बैंक में, जो बैंक की रूल्स रेगुलेशंस को चेक करते हैं, वो लोग बैंक में स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाएंगे एंड एक स्पेशल सॉफ्टवेयर काम में लेंगे, स्पेशल फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो सिर्फ डिटेक्ट करेगा कि क्या फ्रॉड हो रहा है, कोई रिस्क तो नहीं आ रहा ना। और ये सॉफ्टवेयर इंटरनल प्रोसेस में होना चाहिए और डेली रनिंग होनी चाहिए सॉफ्टवेयर की। देन इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। टेररिस्ट को कैसे पैसा दिया जाता है, टेररिस्ट को कैसे कब पैसा मिलता है। फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, मनी टू फंड टेररिस्ट
एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए जो पैसा देते हो, मूव्स थ्रू द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बाय वायर ट्रांसफर एंड इन एंड आउट ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस अकाउंट। जो टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए जो भी पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है वो किसके थ्रू भेजा जाता है? वायर ट्रांसफर्स। कल अपन ने मतलब पढ़ा था वायर ट्रांसफर का, क्या होता है बच्चों? बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है, इंडिया के बैंक से अब्रॉड के बैंक को, अब्रॉड के बैंक से इंडिया के बैंक को, और जहां पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है वो उसको क्या कहा जाता है? वायर टू वायर ट्रांसफर कहा जाता है। तो वायर ट्रांसफर के थ्रू टेररिस्ट एक्टिविटी को पैसा दिया जाता है। इट कैन सिट इन द अकाउंट्स ऑफ इलेजिटिमेट चैरिटीज, यहाँ पे चैरिटी के थ्रू भी हो सकता है, एंड कैन बी लॉन्डर्ड थ्रू बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज एंड अदर कमोडिटीज और परचेजिंग एंड कैशिंग आउट इंश्योरेंस पॉलिसी। आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाकर उसको लॉन्ड्री कर सकते हो, या फिर आप अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद बेच कर भी आप उस पैसे को लॉन्ड्री कर सकते हो, डर्टी मनी को क्लीन मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑल्दो टेररिस्ट फाइनेंसिंग इज अ फॉर्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इट डज नॉट वर्क द वे कन्वेंशनल मनी लॉन्ड्रिंग वर्क। ये सेम तरीके से काम नहीं करता जैसे नॉर्मल मनी लॉन्ड्रिंग करता है। इसमें क्या होता है? द मनी फ्रीक्वेंटली स्टार्ट्स आउट क्लीन, दैट इज एज चैरिटेबल डोनेशन। शुरू में पैसा साफ सुथरा है, शुरू में आप चैरिटेबल डोनेशन में देते हो बिफोर मूविंग टू टेररिस्ट अकाउंट। फिर चैरिटी से वो पैसा कहाँ जाता है? टेररिस्ट अकाउंट में। पहले चैरिटी के पास जाएगा फिर टेररिस्ट के पास, और जबकि मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है? पहले टेररिस्ट के पास आएगा फिर चैरिटी के पास आएगा। इट इज हाईली टाइम सेंसिटिव, रिक्वायरिंग क्विक रिस्पॉन्स। अगर बैंक को थोड़ा भी इंट्यूशन हो रहा है कि चैरिटी से किसी टेररिस्ट के अकाउंट में पैसा आता है, बैंक को अगर 1% भी डाउट है तो बैंक को उस पर बहुत क्विक रिस्पॉन्स करना चाहिए, किसी चीज का वेट नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट शुड डू रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ दीज टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन प्रोएक्टिव बेसिस एंड टेक नेसेसरी एक्शंस इंक्लूडिंग रिपोर्टिंग टू द रेगुलेटिंग एजेंसीज। क्विक एक्शंस लो, आपको जरा सा भी हिंट होता है तो रेगुलर मॉनिटर करो। प्रोएक्टिव बेसिस, प्रोएक्टिव मतलब इनिशियल स्टेप, मतलब कोई कहे उसके बाद आप काम मत करो। बैंक में खुद में होना चाहिए कि इन चीजों के लिए मुझे स्टेप्स लेने हैं, इन सारे ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना है, और अगर मुझे कुछ भी गलती लगती है तो मुझे हाथ की हाथ रेगुलेटिंग एजेंसीज जो है उनको मुझे रिपोर्ट करना है। ये है आपका फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। अब ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये सब लिखना कब है? एग्जाम में। मनी लॉन्ड्रिंग पूछा जाए तो सिर्फ व्हाट इज और उसका स्टेप्स पूछा जाए तो स्टेप्स, और ये आपसे अलग से 2-2 नंबर में पूछा जा सकता है कि टेररिस्ट को फंड्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो भी है, अलग से हेडिंग डालकर वो पूछ ले तो लिखना है, अदरवाइज ये किसी में भी नहीं लिखना। मामला में भी ये नहीं लिखना, मनी लॉन्ड्रिंग में भी ये नहीं लिखना, अलग से पूछा जाए तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। तो अपन ने क्या पढ़ा? फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म को पैसा कैसे मिलेगा? वायर ट्रांसफर के थ्रू टेररिस्ट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। चैरिटी या फिर इंश्योरेंस को खरीदोगे बेचोगे उससे उस पैसे को क्लीन किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहला पैसा चैरिटी में जाता है, चैरिटी से टेररिस्ट अकाउंट में जाता है। अगर बैंक को थोड़ा सा भी इंट्यूशन होता है तो क्विक रिस्पॉन्स करना चाहिए, रियल टाइम रिस्पॉन्स करना चाहिए, डेली मॉनिटरिंग करनी चाहिए प्रोएक्टिव बेसिस पे, और कुछ भी गलती लगती है तो रेगुलेटिंग एजेंसीज को बता दो कि हमें ये सारे अकाउंट्स में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। देन नेक्स्ट है इसके अंदर ही, दैट इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है बच्चों? कंप्यूटर की हेल्प से जो क्राइम होता है। फिशिंग हो सकता है, क्या होता है फिशिंग? ईमेल फ्रॉड। कंप्यूटर की हेल्प से जो भी चोरी करी जाती है उसको साइबर क्राइम किया जाता है। एक तो चोरी होती है कि कोई बंदा मेरे घर में घुसकर फिर चोरी करके ले गया, फिजिकली वो मेरे घर में आया और फिजिकली वो कुछ चुरा कर ले गया। दूसरी चोरी होती है कि वो बंदा मेरे घर में नहीं घुसा, वो बंदा मेरे लैपटॉप में घुसा, कहीं और बैठा हुआ उसने मेरे लैपटॉप को ओपन किया, मेरे लैपटॉप में से डिटेल्स चुराई, उस सारे डेटा को डैमेज कर दिया। वो जो क्राइम होता है वो साइबर क्राइम होता है। कंप्यूटर टू कंप्यूटर क्राइम होता है उसको साइबर क्राइम कहा जाता है। कौन सा क्राइम ज्यादा डेंजरस है? जो फिजिकल क्राइम होता है या साइबर क्राइम होता है? फिजिकल में तो वो बंदा चोरी करके ले जाएगा, कितना नुकसान पहुंचा देगा, लिमिटेड चीज लेके जाएगा और उसको पता है जब मैं सामने खड़ी हूँ तो उसको आने में एक बार डर लगेगा। पर यहाँ तो मेरे बैठे बैठे मेरा कंप्यूटर ऑन है, मैं मेरा काम कर रही हूँ तो भी मुझे पता नहीं चलेगा मेरे कंप्यूटर में कब कौन सा नुकसान हो गया। तो साइबर क्राइम, कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो क्राइम होता है, बोथ दोनों हैं बेटा हार्मफुल, पर ज्यादा हार्मफुल कौन सा होता है आपका? साइबर क्राइम।
क्योंकि डेटा की वैल्यू ज्यादा होती है कमोडिटी की वैल्यू से। ये लैपटॉप अगर 1 लाख का है और इसके अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ की है, तो लैपटॉप खो जाएगा तो दुख नहीं है 1 लाख का, पर वो 1 करोड़ का सॉफ्टवेयर खो गया, मेरे पेटेंट राइट्स उससे मैं ले लेती, पर किसी और ने वो बेच दिया मार्केट में, मेरा बने हुई मेरी मेहनत किसी और ने बेच दी, किसी और ने नाम ले लिया, तो उसका नुकसान आपका ज्यादा बड़ा होता है। तो साइबर क्राइम को कंप्यूटर क्राइम भी कहा जाता है, जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क की हेल्प से जो भी क्राइम किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम कहा जाता है। यहाँ कंप्यूटर्स यूज में लिए जाते हैं टू कमिट अ क्राइम, क्राइम करने के लिए कंप्यूटर काम में लिया जाता है। टारगेट भी कौन होता है, कंप्यूटर ही होता है। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए काम में लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, उसी चीज को क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज ऑफेंसेस दैट आर committed against individuals or a group of individuals with the criminal motive to intentionally harm the reputation of the victim, cause physical mental harm, loss to the victim directly or indirectly। साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है, ऑफेंसेस, जो भी आप ऑफेंस करते हो, जानबूझकर आप ऑफेंस करते हो, क्रिमिनल इंटेंशन से ऑफेंस करते हो, ताकि जो विक्टिम है उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सके, उसको फिजिकल मेंटल हार्म पहुंचा सके, या फिर उसको लॉस नुकसान पहुंचा सके, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। यूजिंग मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, यूजिंग नेटवर्क, नेटवर्क की हेल्प से साइबर क्राइम किया जाता है, लाइक इंटरनेट, मोबाइल फोन्स की हेल्प से आप क्या करते हो, साइबर क्राइम करते हो। तो ये डेफिनेशन है साइबर क्राइम की, यहाँ ऑफेंसेस से लेकर मोबाइल फोन्स तक की पूरी डेफिनेशन है साइबर क्राइम की। तो साइबर क्राइम का मतलब जो भी आप ऑफेंसेस करते हो क्रिमिनल मोटिव से, ताकि आप विक्टिम को नुकसान पहुंचा सको, उसकी रेपुटेशन को, आप उसको मेंटल या फिजिकल हार्म पहुंचा सको, या उसको नुकसान पहुंचा सको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क चाहे आपका मोबाइल फोन हो, नेटवर्क चाहे आपका इंटरनेट हो, इनकी हेल्प से अपन किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। The United Nations manuals on the prevention and control of computer related crimes classifies such crimes into following category। यूनाइटेड नेशन मैनुअल ने ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं इनको इस कैटेगरी में बांट दिया है। यूनाइटेड नेशंस मैनुअल ने साइबर क्राइम को इन सारी कैटेगरीज, इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी, कमिटिंग ऑफ अ फ्रॉड बाय मैनिपुलेशन ऑफ द इनपुट आउटपुट थ्रूपुट। आप जो फ्रॉड कर रहे हो वो फ्रॉड कैसा कर रहे हो, मैनिपुलेशन ऑफ इनपुट, कंप्यूटर में जो इनपुट आया उसको मैनिपुलेट कर दिया। कंप्यूटर में इनपुट आ रहा है 2+2 कर देना है, पर उसने मैनिपुलेट कर दिया 4+5, तो कंप्यूटर आंसर क्या देगा आपको, 9, जबकि आंसर क्या देना चाहिए था, 4। ये तो मैंने वैसा बताया प्रोसेसिंग का मैनिपुलेशन। यहाँ कंप्यूटर में इनपुट आ रहा है कि एक बंदे ने 5,000 जमा कराए और उसने वापस से 15,000 जमा करा दिए, तो टोटल बैलेंस 20,000 का दिखना चाहिए था उसको, पर मैंने इनपुट में गलती कर दिया कि उस बंदे ने 2,000 जमा कराया और उस बंदे ने 1,000 जमा कराया। अब बैलेंस कितने का दिख रहा है, 3,000 का, तो नुकसान कितने का हो गया आपको, 17,000 का नुकसान, 17,000 का नुकसान हो जाएगा। तो अगर इनपुट में कोई गलती है, किसी ने इनपुट का डेटा चेंज कर दिया, जो इनपुट में कंप्यूटर को दे रही थी वही चेंज हो गया, आउटपुट कंप्यूटर जो दिखा रहा था किसी ने उसको मैनिपुलेट कर दिया। कंप्यूटर दिखाना चाह रहा था कि आपका बैलेंस 20,000 का है, पर जो हैकर है उसने क्या किया, उसने कह दिया कि जो भी 0 है वो हट जाओ और बाकी का बैलेंस दिखाओ, तो अब मुझे हमेशा बैलेंस कितना शो होगा, 2,000 का, जबकि मेरा एक्चुअल बैलेंस कितने का है, 20,000 का। मैं कितना खर्च कर सकती हूँ, 2,000 अकॉर्डिंग। या फिर थ्रूपुट, थ्रूपुट का मतलब होता है जो भी कन्वर्ट करने में जो टाइम लग रहा है, प्रोसेसिंग में जो टाइम लग रहा है, उसको थ्रूपुट कहा जाता है। उसमें कोई गलती हो गई, पहली गलती क्या हो सकती है, आपने इनपुट को चेंज कर दिया या आउटपुट को चेंज कर दिया या आपने थ्रूपुट को चेंज कर दिया। कंप्यूटर फोर्जरी, फोर्जरी मतलब फोर्ज करना, चुराना, कॉपी करना, चुराना। मेरे डिजिटल सिग्नेचर्स को किसी ने कॉपी कर लिया, मेरे डेटा को किसी ने कॉपी कर लिया, मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, उसने उसका किसी और ने कॉपी करके उसको पहले मार्केट में लॉन्च कर दिया, तो फोर्जरी हो सकती है, विच इन्वॉल्व्स चेंजिंग इमेजेस और डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स। हो सकता है इमेज चेंज हो गई हो या डेटा जो स्टोर्ड है वो चेंज हो गया हो। इमेज चेंज हो गई हो, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें मैंने इमेज लगाई, सपोज मैंने मेरे होटल के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उस होटल में मैंने मेरे होटल की फोटोज डाल रखी हैं, पर हो सकता
सकता है कोई जो बंदा फोर्ज कर रहा है उसने इमेज चेंज कर दी, उस होटल की जगह कोई पोर्नोग्राफी की इमेजेस डाल दी थी ताकि मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंच जाए। डेटा स्टोर, मेरे यहाँ पे डेटा है कि मेरे पास 50 कमरे हैं जो मैं आपको अवेलेबल करवा सकती हूँ, उसने दिखा दिया मेरे पास कितने कमरे हैं, 5 कमरे हैं, उनको चेंजेस कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की फोर्जरी हो सकती है बाय द मैनिपुलेशन ऑफ द इमेजेस एंड द डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। डेलिब्रेट डैमेज caused to computer data or programs through virus logic bombs, जानबूझकर मैं नुकसान पहुंचा रही हूँ डेटा और प्रोग्राम्स को, उसके अंदर मैंने वायरस डाल दिया या फिर मैंने लॉजिक बॉम्ब डाल दिए। लॉजिक बॉम्ब्स क्या होते हैं बच्चों? वैसे तो डिटेल में अपन पढ़ेंगे पर आप लोग को आइडिया हो लॉजिक बॉम्ब्स क्या होते हैं। नॉर्मल बॉम्ब क्या होता है? एक बॉम्ब किसी ने फिट किया, उसने लिखा कि सुबह 10 बजे आपका वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना चाहिए, जैसे ही 10 बजे के बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। लॉजिकल बॉम्ब क्या होता है? यहाँ पे कोई कंप्यूटर उड़ के नहीं चल जाएगा, कंप्यूटर में आग नहीं लगती। लॉजिकल बॉम्ब में क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, सपोज मेरा कोई सॉफ्टवेयर है वर्ड का, MS वर्ड का सॉफ्टवेयर है, उसमें मैं काम कर रही हूँ, हैकर को पता है मैं उसमें काम करती हूँ। हैकर ने उस वर्ड के सॉफ्टवेयर में एक पीस ऑफ कोड डाल दिया, मतलब खुद की लिखी हुई 4-5 लाइनें डाल दी, कब चुरा के कब डाल दी, जानबूझकर भी डाल सकता है, हो सकता है डेवलपर को पैसे खिलाया उसने डाल दिया, हो सकता है उसने चुरा के फिर डाल दिया, कुछ लाइनें डाल दी। उस लाइनों में क्या लिखा है कि जैसे ही मैं वर्ड में लिखूंगी कि हाय दिस इज अर्पिता, मैंने अगर वर्ड में ये लाइन लिख दी हाय दिस इज अर्पिता, ये लिखते ही ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये पीस ऑफ कोड चलने लग जाएगा। इस पीस ऑफ कोड में क्या लिखा हुआ होगा? इस पीस ऑफ कोड में लिखा होगा कि जो मेरी हार्ड डिस्क है वो सारी ब्लैंक हो जानी चाहिए, वो रीसेट हो जानी चाहिए, रीफैक्टरी जो भी बोलते हो आप लोग, कि वो ब्लैंक पूरी क्लियर होके दोबारा से उसमें कुछ नया डेटा करेंगे। जो मेरा कंप्यूटर में ऑलरेडी रनिंग सॉफ्टवेयर है वो रुक जाना चाहिए। इस तरीके का आप लॉजिकल बॉम्ब डाल सकते हो। तो लॉजिकल बॉम्ब भी एग्जीक्यूट होता है पर एक कंडीशन पे कि अगर ऐसा होता है तो आप लॉजिकल बॉम्ब एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ कोई फिजिकल हार्म कंप्यूटर को नहीं होता, कंप्यूटर में कोई आग नहीं लगी, बट उसने कह दिया हार्ड डिस्क को ब्लैंक कर दो। जैसे ही मैंने लिखा हाय दिस इज अर्पिता, मेरे लिखते ही कोई प्रोसेसिंग से होने लगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो गई, और उस प्रोसेसिंग में क्या हुआ, मेरी जो हार्ड डिस्क में डेटा था वो सारा उड़ गया। इसको क्या कहते हैं? बॉम्ब। तो ये भी डाला जा सकता है। तो डेलिब्रेटली डैमेज, जानबूझकर आप उसके डेटा और प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा रहे हो थ्रू वायरस या फिर थ्रू लॉजिक बॉम्ब्स। वायरस डाल दिया या बॉम्ब्स डाल दिया। अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई बंदा अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है, जैसे कि हैकर्स जो होते हैं वो चुरा लिया उसने पासवर्ड फिर एक्सेस कर रहा है। अनऑथराइज्ड रिप्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर पायरेसी। अनऑथराइज्ड रिप्रोडक्शन मतलब किसी और ने सॉफ्टवेयर बनाया और नाम किसी और का आ रहा है कि उसने बनाया, सॉफ्टवेयर की पायरेसी, मेरी चोरी हो गई। पायरेसी मतलब सॉफ्टवेयर पायरेटेड वर्जन में आने लग गया, एक्चुअल विंडोज खरीदने की जरूरत नहीं है, पायरेटेड वर्जन आप यूज में लो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे जो यूनाइटेड नेशंस मैनुअल ने साइबर क्राइम्स को इन सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। क्या क्या कैटेगरीज हैं? सबसे पहली आपने क्या किया, इनपुट आउटपुट या थ्रूपुट को चेंज कर दिया, या फिर आपने फोर्ज कर लिया, मतलब आपने इमेज चेंज कर दिया, जो डेटा उसके अंदर था वो चेंज कर दिया, या जानबूझकर आप डेटा और प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, उसमें वायरस डालकर, कोई बॉम्ब डालकर, या किसी गलत बंदे ने कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया, या किसी गलत बंदे ने रिप्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर कर दिया, या सॉफ्टवेयर का पायरेटेड वर्जन मार्केट में आ गया। ये सारे आपके कंप्यूटर रिलेटेड साइबर क्राइम्स हो सकते हैं। UNM के अकॉर्डिंग ये 5 कैटेगरीज हैं साइबर क्राइम्स की। Cyber crimes have grown big with some countries promoting it to attack another country's security and financial health. इतने बड़े हो गए हैं कि आप दूसरी कंट्री की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिक्योरिटी को साइबर क्राइम से नुकसान पहुंच सकता है, पहुंच सकता है। सारा डेटा कंप्यूटर में स्टोर है, कंप्यूटर में स्टोर है, बॉर्डर पे भी इतने जवान मेरे हैं, इतने सोल्जर्स हैं, तो वो लोग उसको कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं और वहां का डेटा डिलीट कर सकते हैं, या कोई वॉर होने वाला है तो वो उसकी डिटेल्स डिलीट कर सकते हैं, या रॉ का जो डेटा होता है उसका डेटा डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी वो लोग डिलीट कर सकते हैं। तो दूसरे कंट्री की रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं, हाँ रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बैंकिंग सेक्टर इज प्रोन टू हाई रिस्क बाय साइबर क्रिमिनल। सबसे ज्यादा रिस्क किसको होता है? बैंक को, क्योंकि वहां एक्चुअल पैसा इन्वॉल्व होता है, बैंक मनी के साथ डील करता है, और मनी के साथ डील करता है तो बैंक को सबसे ज्यादा डर होता है कि साइबर क्राइम सबसे ज्यादा किस पे
पे आ सकता है, बैंक पे आ सकता है। Hence, CBS and banking software is to expected high level of controls. बैंकिंग में जो कंट्रोल्स आप लगाते हो वो हाई लेवल ऑफ कंट्रोल्स होने चाहिए ताकि साइबर सिक्योरिटी अपनी बनी रहे। तो ये अपन ने किसके अंदर पढ़ा? साइबर क्राइम के अंदर पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर से जो क्राइम किया जाता है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क इन्वॉल्व है। यहाँ कंप्यूटर ही क्राइम करेगा, टारगेट कौन होगा? कंप्यूटर ही टारगेट होगा। साइबर क्राइम की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज एन ऑफेंस जो किया जाता है नुकसान पहुंचाने के लिए विक्टिम को हार्म करने के लिए, या उसकी मेंटल और फिजिकल लॉस के लिए, या फिर उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लॉस नुकसान पहुंचाने के लिए विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट के हेल्प से ये क्राइम किया जाता है। यूएनएम के अकॉर्डिंग साइबर क्राइम की 5 कैटेगरी थी। पहली थी आपने चेंज कर दिया इनपुट आउटपुट थ्रूपुट। सेकंड थी फोर्जरी, आपने फोर्ज कर दिया मतलब इमेज गलत कर दिया, डेटा जो था उसको गलत कर दिया। थर्ड क्या था? लॉजिक कोड्स वायरस डाल दिए, जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। देन हैकर ने हैक कर लिया एंड unauthorized reproduction of the सॉफ्टवेयर भी पायरेटेड वर्जन्स में आने लग गया। देन साइबर क्राइम्स से एक कंट्री से दूसरी कंट्री को अटैक किया जा सकता है, उसकी सिक्योरिटी को, फाइनेंशियल को। सबसे ज्यादा डर किसको है? बैंक को, इसलिए बैंक में सबसे ज्यादा कंट्रोल होने चाहिए। साइबर क्राइम्स और भी है, अपने दूसरे चैप्टर्स में है, शायद फर्स्ट चैप्टर में और डिटेल में भी है, मतलब ये सब भी आएगा और डिटेल में, और वहां पे और भी नई चीज आ जाएगी। नेक्स्ट है इसके अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट Banking Regulation Act 1949 is legislation in India that regulates all banking firms in India. जितने भी बैंक्स हैं उनके लिए एक्ट आया है, 1949 में एक्ट आया था। Initially the law was applicable only to the banking companies, शुरू में सिर्फ बैंकिंग कंपनी के लिए था, बट 65 में ये लॉ एप्लीकेबल है कोऑपरेटिव बैंक्स और बाकी सब में भी ये लॉ एप्लीकेबल हो गया, सिर्फ बैंक्स में नहीं है। This act gives Reserve Bank of India the power to, आरबीआई के क्या पावर्स हैं ये बताए हैं इस एक्ट के अंदर कि आरबीआई क्या क्या कर सकता है। आरबीआई किसी भी बैंक को लाइसेंस दे सकता है कि आप बैंक ओपन कर सकते हो या नहीं कर सकते। आरबीआई हैव रेगुलेशंस ओवर शेयर होल्डिंग्स एंड वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, उसके पास शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स। सुपरवाइज द अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड एंड मैनेजमेंट, सुपरवाइज कर सकता है बैंक्स के बोर्ड को, मैनेजमेंट को। रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ बैंक, बैंक में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको मॉनिटर कर सकता है। ले डाउन इंस्ट्रक्शन फॉर ऑडिट, अगर उसको ऑडिट करवानी है तो बताएगा आरबीआई कि आपके बैंक को 1 साल में 4 बार ऑडिट करवानी है कि 2 बार ऑडिट करवानी है। कंट्रोल मॉनिटर मर्जर्स लिक्विडेशन, अगर आपको किसी के साथ मर्ज करना है तो वो आरबीआई बता सकता है। अगर लिक्विडेट करना है, बैंक को खत्म करना है, तो आरबीआई बोलेगा कि अब आप अपने बैंक को बंद कर दो, ये भी आरबीआई कह सकता है। इश्यूज डायरेक्टिव्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक गुड, कि जो भी पब्लिक के लिए फायदा है उस तरीके का आप लोन दो, उस तरीके के आप अपने प्रोडक्ट्स निकालो, उस तरीके के सर्विसेज दो। ऑन बैंकिंग पॉलिसी इम्पोज पेनल्टी, अगर आरबीआई को कोई पेनल्टी लगानी है तो वो भी कर सकता है। तो इस एक्ट में क्या बताया? आरबीआई के पावर के बारे में बताया, क्या क्या पावर्स है आरबीआई की। लाइसेंस दे सकता है किसी बैंक को, शेयर होल्डर्स, बोर्ड डायरेक्टर्स मीटिंग और ऑपरेशन ऑफ बैंक को देख सकता है, ऑडिट के लिए इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, मर्जिंग एक्विजिशन के लिए बोल सकता है, इंस्ट्रक्शन पेनल्टीज, ये सब आरबीआई के पास पावर्स होते हैं। आरबीआई हैज बीन प्रोएक्टिव आरबीआई हैज बीन, कहाँ गया? अच्छा, RBI has been proactive in providing periodic guidelines to banking sector on how IT is deployed. वो proactive मतलब वो periodic time frame guidelines देता रहेगा कि किस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी को काम में लेना है। It also facilitates banks by providing specific guidelines on technology framework, standards and procedures covered। ये छोटू, तो basically बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में किसके बारे में बताया गया है? आरबीआई के पावर्स के बारे में बताया गया है। पहले ये एक्ट सिर्फ बैंक्स पे एप्लीकेबल था, बाकी कमर्शियल जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन पे भी ये एप्लीकेबल हो गया। आरबीआई के क्या क्या पावर्स हैं? वो किसी भी बैंक को लाइसेंस दे सकता है, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंस्ट्रक्शंस, पेनल्टी, पॉलिसी,
मर्जिंग, लिक्विडेशन, ये सारी चीजें आरबीआई उनको बता सकता है। आरबीआई टाइम टू टाइम गाइडलाइन देगा कि किस तरीके से आपको टेक्नोलॉजी को काम में लेना चाहिए। इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ही पहला है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये आप लोगों को आता होगा, चल रहा है तो वो तो वहां तो बहुत डिटेल में होगा, यहाँ सिर्फ एक पैराग्राफ है तो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आप लोग पढ़ लोगे। सेकंड इसी के अंदर है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर, सेकंड है आरबीआई के रेगुलेशंस। आरबीआई का मतलब यहाँ पे बताएंगे कि आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो यहाँ पे बताया जाएगा अपना आरबीआई के रेगुलेशंस के मतलब। आरबीआई सबसे पहले स्टैब्लिश्ड हुआ था April 1, 1935। ये डेट्स याद करनी है, एमसीक्यू के लिए पूछी जा सकती है। इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में एक्ट आया था और उसका प्रोविजन कब पास हुआ, 35 में पास हुआ। आरबीआई के बेसिक फंक्शंस क्या है, इशू द बैंक नोट्स। बैंक नोट्स को इशू करना सबसे बेसिक फंक्शन है। कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। इस तरीके से पैसा इशू करता है कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी होनी चाहिए एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बीएफएस, बीएफएस क्या होता है, देख कर आना, कल पूछूंगी। The primary objective of BFS is to undertake consolidated supervision of the financial sector comprising, मतलब मेन एम क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स को ध्यान रखना है, फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं उनको सुपरवाइज करना है, उनको एक साथ एक तरीके से उनको सुपरवाइज करना है, कंसोलिडेटेड सुपरविजन देना है। किस किस को, कमर्शियल बैंक्स को, इंस्टीट्यूट्स को, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती है उनको कंसोलिडेटेड सुपरविजन देना है। अब की फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ये आप लोगों को आना चाहिए। वैसे तो ये अपन ने बहुत जगह पढ़ा है कि आरबीआई के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला इशू फंक्शन होता है मॉनेटरी अथॉरिटी। यहाँ पे वो मॉनिटर करता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, कितना पैसा मार्केट में थ्रो करना है, कितना नहीं थ्रो करना, इसका मेंटेनेंस का काम किसका है, आरबीआई का। सेकेंड है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब जो कमर्शियल बैंक्स होंगे उनका सुपरवाइजर कौन होगा, आरबीआई। उनको रेगुलेट कौन करेगा, आरबीआई। उनको गाइडलाइंस कौन देगा, आरबीआई। तो यहाँ पे डिपॉजिटर इंटरेस्ट, आरबीआई उनको बोलेगा जो लोग आप में पैसा जमा करवा रहे हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज देनी है, उनको बैंकिंग सर्विसेज नहीं देनी। मतलब यहाँ फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक को गाइडलाइंस कौन देगा, आरबीआई। उनको सुपरवाइज कौन करेगा, आरबीआई। उनको कौन बताएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आरबीआई। आरबीआई कहेगा कि जो लोग आप में पैसा जमा करवा रहे हैं उनका पैसा सेफ होना चाहिए, आप चुरा के मत भाग जाना, एंड उनको कम से कम मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको हमेशा सर्विसेज प्रोवाइड करवानी चाहिए। आरबीआई उनको कहेगा, कमर्शियल बैंक को कहेगा। थर्ड फंक्शन है आरबीआई का, दैट इज इशूअर ऑफ द करेंसी। जो भी हमारी करेंसी है उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको इश्यू करवाना, ये कॉइन्स अभी फिट नहीं है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। कौन सा पेपर की क्वालिटी कौन सी होगी, जो नोटों की क्वालिटी होती है वो कौन सी होगी, वो सब कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है। तो बेसिकली आरबीआई के 3 फंक्शंस है। पहला है मॉनेटरी अथॉरिटी, मतलब फ्लो ऑफ क्रेडिट, कंट्री में कितना पैसा फ्लो होना चाहिए वो सबको मॉनिटर करना आरबीआई करेगा। सेकंड क्या था, सुपरवाइजर ऑफ द कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल सर्विसेज को, वो कहेगा कि जो लोग आपने पैसा जमा करवाते उनका सेफ होना चाहिए एंड उनको मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप सर्विसेज दोगे। कमर्शियल बैंक को गाइडलाइंस करना, उनको सुपरवाइज करने का काम किसका है, आरबीआई का। थर्ड क्या है, इश्यू ऑफ करेंसी, कि कौन सी करेंसी को इश्यू करना है, किसको डिस्ट्रॉय करना है, किसको एक्सचेंज करना है, अभी कॉइन्स फिट है नहीं है, पेपर की क्वालिटी कैसी होगी, क्या होगी, सारी बातें कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है। तो ये अपन ने पढ़ा आरबीआई रेगुलेशंस। तो आरबीआई एक्ट कब आया, कब सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया, 1935 April 1, और आरबीआई एक्ट हुआ था 1934 के अंदर। उसके मेन 3 फंक्शंस हैं, क्या क्या आरबीआई के, मॉनेटरी पॉलिसी, issuance of currency and regulations and supervision of the financial services। ये आपसे 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। आरबीआई रेगुलेशंस या फंक्शंस ऑफ आरबीआई 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है।
बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम हो सकती है, हो सकती है। चलो ठीक है, कल बताना क्या है, हो सकती है नहीं क्या है। वेरी गुड वेरी गुड। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ रहे हैं। उसके अंदर अपन ने सबसे पहले पढ़ा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा। सेकंड पढ़ा अपने आरबीआई रेगुलेशंस। उसी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर है पामला। जो हमने पूरा पामला पढ़ लिया है वो किसके अंदर है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर है। बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। लिखना चाहो तो लिख लो, एमसीक्यू में क्या पता पूछना। सुपरविजन अपन ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में क्या पढ़ा था बच्चों, ये एक्ट आया था 1949 सारी बैंक की कंपनीज के लिए, 65 में ये कॉर्पोरेट बैंक पे भी एप्लीकेबल है। इसमें आरबीआई के पावर्स के बारे में बताया, क्या क्या पावर्स थे, लाइसेंस इशू, पॉलिसी, पेनल्टी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, बैंक ऑडिट्स, पेनल्टीज, ये सारी चीजें हैं। वो गाइडलाइंस देता रहेगा बैंक को टाइम टू टाइम कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। इसी के अंदर अपन ने पहला पढ़ा नेगोशिएबल, सेकंड पढ़ रहे हैं आरबीआई रेगुलेशंस। आरबीआई के 3 फंक्शंस क्या क्या थे, मॉनेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी एंड इशुएंस ऑफ करेंसी। एंड इसी के अंदर थर्ड है हमारा पामला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये हमने पूरा पढ़ लिया। इसी के अंदर नेक्स्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट, जो हम पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत ध्यान है। आईटी एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव था बच्चों, लीगल रिकॉग्निशन देना, किस किस को, ईमेल, डिजिटल सिग्नेचर्स, स्टोरेज, ई फाइलिंग, ई-कॉमर्स से ट्रांजैक्शंस, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम बैंक टू बैंक। और क्या ऑब्जेक्टिव था अपना, साइबर क्राइम को कम करना, ई-कॉमर्स को प्रमोट करना। मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि अपन आईटी एक्ट जगह जगह पे पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में भी शायद अपना वापस आईटी एक्ट आएगा। तो अपन ने आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब पास हुआ था, 2000 में। अमेंड कब हुआ था, 2008 में। और उसके रूल्स कब पास हुए थे, 2011 में। आईटी एक्ट बना था 2000 में, अमेंड हुआ 2008 में, और उसके रूल्स पास हुए 2011 में। ये एक्ट क्या कहता है कि आप लीगल रिकॉग्निशन कहते हो, जो भी ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स के थ्रू होते हैं उस सारे ट्रांजैक्शन को आप लीगल रिकॉग्निशन कहते हो। आप ई फाइलिंग को, जो भी आप गवर्नमेंट में जो फाइलिंग करते हो उन सबको लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करवाना, उसी को वो आईटी एक्ट के अंदर होता है। ये एक्ट लीगल रिकॉग्निशन दिया जाता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर्स को, जो हम पढ़ चुके हैं ये सारी बातें। It is also defined cyber crimes and prescribed penalties for them. IT एक्ट में साइबर क्राइम भी डिफाइन किया गया है। साइबर क्राइम क्या होता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो ऑफेंस होता है। क्या डेफिनेशन है साइबर क्राइम की, ऑफेंसेस किए जाते हैं ताकि नुकसान पहुंचा सकें विक्टिम को डायरेक्टली और मेंटल और फिजिकल हार्म और लॉस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स और इंटरनेट। देन यूनाइटेड नेशनल मैनुअल्स के अकॉर्डिंग साइबर क्राइम को 5 कैटेगरी में बांटा गया था। क्या क्या, पहला था इनपुट आउटपुट थ्रूपुट चेंज कर दिया। सेकंड था फोर्जरी, मतलब इमेज और डेटा स्टोर को चेंज कर दिया, चुरा लिया। या फिर कॉम्स वायरस डाल दिए तो जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। और हैकर्स, अनऑथराइज्ड बंदे ने हैक कर लिया। और अनऑथराइज्ड रिप्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है। तो यहाँ पे साइबर क्राइम के बारे में भी बताया जाएगा आईटी एक्ट के अंदर, और उसके अंदर क्या पेनल्टीज होनी चाहिए वो सब भी इसके अंदर बताया जाएगा। द अमेंडेड एक्ट 2008
provide stronger privacy data protection measures as well as implementing reasonable information security by implementing ISO 27001 और equivalent certifiable standards to protect against cyber crimes. जो ये amended हुआ, पहले ये था जो IT एक्ट था उसमें सिर्फ लीगल रिकॉग्निशन दिया, बट जो अमेंडेड वर्जन आया उसमें और स्ट्रॉन्ग प्रिवेसी कंट्रोल्स लगा दिए कि और ज्यादा मतलब आपका जो साइबर क्राइम करोगे तो आपको और ज्यादा पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी और स्ट्रॉन्ग उस चीज को कर दिया विद द हेल्प ऑफ जो अमेंडेड एक्ट आया। उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ ISO मार्क। जैसे ISO मार्क कभी सुना है? ISO मार्क, लेबल मार्क, गोल्ड मार्क, हॉल मार्क। गोल्ड पे हॉलमार्क होता है मतलब वो गोल्ड प्योर है। अगर आप मतलब यहाँ पे वो हॉलमार्क क्या है? एक सर्टिफाइबल स्टैंडर्ड है कि ये स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है। वैसे ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रिवेसी के लिए ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है ISO 27001। ये स्टैंडर्ड का नाम है, इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है स्ट्रॉन्ग प्रिवेसी प्रोवाइड करवाने के लिए। For the banks, the act exposes them to both civil liability and the criminal liability. यहाँ पे दोनों बताइए हैं उसको। सिविल लाइबिलिटी मतलब बैंक के लिए, बैंक में दोनों तरह की लाइबिलिटीज हो सकती हैं, इस एक्ट ने ये बताया है, IT एक्ट ने, कि बैंक में सिविल लाइबिलिटी भी हो सकती है और बैंक में क्रिमिनल लाइबिलिटी भी हो सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय सिविल लाइबिलिटी? सिविल लाइबिलिटी मतलब जिससे किसी को हार्म ना हो, जैसे चोरी हो गया, और क्रिमिनल लाइबिलिटी तो हो गया किसी का मर्डर। ठीक है, हाँ सही बोल रहे हो। सिविल लाइबिलिटी लिख लो, मैं थोड़ा सा लिखवाऊंगी 3-4 लाइनें सिविल के बारे में और 3-4 क्रिमिनल के बारे में। पेपर पे लिख लो फिर पेस्ट कर देना, पेपर पे लिख लो फिर पेस्ट कर देना। सिविल लाइबिलिटी मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखवा रही हूँ, ठीक है? वहां नहीं लिखना अनकमिंग। Civil liability, if you intentionally or even mistakenly injure someone or damage someone's property mistakenly injure someone or damage someone's property, you could end up being responsible for paying for the other person loss. Criminal liability, a person is liable or responsible for a crime. A person is liable or responsible for a crime when he or she has acted with criminal intent, as opposed to acting accidentally or lacking the ability to act deliberately. The penalty society imposes for the crime, full stop,
because crime cause harm to society, crime cause harm to society as a whole. For example, stealing or murder. For example, stealing or murder. सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी। देखो वैसे क्या होता है, सिविल लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आपने एक पर्सन के अगेंस्ट कोई नुकसान किया हो, कोई जैसे आपने कोई बैंक का लोन लिया हो वो नहीं चुका पा रहे हो, एग्जाम्पल सिविल लाइबिलिटी में लिख सकते हो बैंक का लोन जो हमने नहीं चुका पा रहे, उसको सिविल लाइबिलिटी कह देंगे। क्रिमिनल लाइबिलिटी की जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी को नुकसान हो उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी कहते हैं। जो क्रिमिनल इंटेंशन से किया जाता हो, जैसे कि मर्डर कर दिया किसी का आपने तो उसकी वजह से पूरी सोसाइटी को नुकसान हो सकता है, उसको क्या कहेंगे, क्रिमिनल लाइबिलिटीज। जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज आप करते हो, मर्डर करना, चोरी करना, उसको क्रिमिनल में कह देंगे। बैंक का पैसा नहीं चुकाना, उसको सिविल में डाल देंगे। तो यहाँ पे साइबर क्राइम में बैंक के लिए दोनों लाइबिलिटी के बारे में बताया गया, सिविल और क्रिमिनल। सिविल लाइबिलिटी अगर आप करते हो तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा 5 करोड़ रुपए तक का, और अगर आप क्रिमिनल लाइबिलिटी करते हो there may also be exposure to criminal liabilities to the top management of the banks, and exposure to criminal liability could consist of imprisonment, या तो जेल होगी 3 साल की या पूरी जीवन भर की आपकी जेल हो सकती है। आईटी एक्ट में और क्या बताया गया, आईटी एक्ट में बताया गया कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को काम में ले रहे हो। आजकल हर चीज के लिए कंप्यूटर्स का काम में लिया जाता है, कुछ भी डेटा स्टोर करना हो, कोई भी कंपनी, कोई भी छोटी सी दुकान है वह भी कंप्यूटर से सारा काम होने लग गया। तो आईटी एक्ट में वो भी बताया जाएगा कि इतना सारा आप कंप्यूटर को काम में लेते हो उसकी वजह से आपको क्या क्या रिस्क हो सकता है, या बहुत सारे कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस क्या हो सकते हैं। ये सब डिटेल्स अपन आईटी एक्ट में अभी पढ़ेंगे। तो आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में क्या क्या देखा अपन ने, क्या होता है, पास हुआ था 2000 में, अमेंड हुआ 8 में, और उसके रूल्स पास हुए 2011 के अंदर। यहाँ लीगल रिकॉग्निशन दिया गया है, जो भी ट्रांजैक्शंस ई कॉमर्स के थ्रू करते हो या डिजिटल सिग्नेचर्स या ई फाइलिंग, इन सबको लीगल रिकॉग्निशन दिया गया। यहाँ साइबर क्राइम्स और उनकी पेनल्टीज के बारे में भी बताया गया कि अगर आप वो सारे साइबर क्राइम करते हो तो आपको ये सारी पेनल्टीज भरनी पड़ेंगी। यहाँ पे जो आपका अमेंडेड एक्ट हुआ था उसमें स्ट्रॉन्ग प्रिवेसी की बात की गई है, एज पर द ISO 27001 ये स्टैंडर्ड फॉलो किया गया है। बैंक्स को लिए भी आईटी एक्ट में साइबर क्राइम सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी के बारे में बताया गया है। अगर आप सिविल लाइबिलिटी में आते हो तो 5 करोड़ तक का फाइन, और क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंडर आते हो तो 3 साल या लाइफ भर की जेल आपको हो सकती है। आईटी एक्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को काम में लेते हो, मतलब कंप्यूटर्स को आप काम में लेते हो, तो आपको क्या क्या रिस्क हो सकता है और कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी बातें किसमें बताई गई हैं, आईटी एक्ट में बताई गई हैं। इसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। ये जो डेफिनेशंस हैं ये बाद में पढ़ेंगे। ये जो डेफिनेशन है कि एक्सेस किसको कहते हैं, कंप्यूटर किसको कहते हैं, डेटा इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस या की प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट। की प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट, यहाँ पे कुछ रिलेटेड ऑफेंसेस, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस यहाँ पे बताए गए हैं कि क्या ऑफेंस करोगे और उसकी वजह से आपको क्या पेनल्टी भरनी पड़ेगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं सेक्शन 43। ये सेक्शन के साथ याद करना है क्योंकि एग्जाम में सेक्शन के साथ ही पूछा जाएगा। सेक्शन 43 क्या कहता है, पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपने किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज पहुंचाया है तो आपको उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी या उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब मैं कि डैमेज का मतलब क्या है, मैं किस चीज को डैमेज कह रही हूं वो मैं यहाँ पढ़ने जाऊंगी। डैमेज, अगर कोई बंदा बिना परमिशन के, ओनर की बिना परमिशन के, या जो बंदा इंचार्ज है कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर नेटवर्क का, उसका बिना परमिशन के वो किसी कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है। मेरा कंप्यूटर है, मेरा लैपटॉप है, मेरी बिना परमिशन के अगर किसी और ने मेरा लैपटॉप छुआ तो उसको पेनल्टी, मैं उसके लिए केस कर सकती हूँ, उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा।
अगर किसी ने बिना परमिशन के डाउनलोड किया या कोई डेटा को एक्सट्रैक्ट किया कंप्यूटर डेटाबेस में से, कंप्यूटर नेटवर्क में से कोई भी इंफॉर्मेशन निकाली और उसको रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम से कोई इंफॉर्मेशन निकाली, मेरी पेन ड्राइव से किसी ने डेटा चुराया या मेरे कंप्यूटर से बिना परमिशन के कोई डेटा डाउनलोड कर लिया या कोई डेटा मेरे डेटाबेस में से चुरा लिया। यहाँ तो सिर्फ मैं बता रही हूँ कि आपने गलत क्या क्या किया है। गलत क्या क्या किया, पहला आपने गलत करा एक्सेस का, कि बिना परमिशन के आपने कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क आपने छू लिया, या फिर आपने बिना परमिशन के कुछ भी आपने डाउनलोड कर लिया या रिमूवेबल ड्राइव से कॉपी कर लिया। इंट्रोड्यूसेस और कॉजेस टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू एनी कंप्यूटर कंटेमिनेंट और कंप्यूटर वायरस इनटू द कंप्यूटर। अगर आपने मेरे कंप्यूटर में कोई वायरस डाल दिया, कंटेमिनेंट का मतलब कोई भी चीज जो नॉट प्योर हो, कंप्यूटर के लिए कोई भी चीज जो प्योर ना हो, मतलब मैंने कंप्यूटर में कुछ ऐसी चीज डाल दी जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती है। आपने जानबूझकर मेरे कंप्यूटर में कोई वायरस डाल दिया, या डैमेज और कॉज टू बी डैमेज एनी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस और एनी अदर प्रोग्राम रिसाइडिंग इन कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम। आपने वायरस डाल दिया, आपने डैमेज कर दिया, उसको खत्म कर दिया, जो भी डेटा मेरे कंप्यूटर में था या कंप्यूटर सिस्टम में था या कंप्यूटर डेटाबेस में था या कंप्यूटर नेटवर्क। समझते हो ये जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर डेटाबेस, या कोई डेटा मेरे कंप्यूटर में पड़ा है उसको अगर आपने डैमेज कर दिया। डिसरप्ट्स और कॉज डिसरप्शन ऑफ एनी कंप्यूटर, डिसरप्शन मतलब रोकना या काम के बीच में हिंड्रेंस डालना, आपने चलते हुए काम में कोई हिंड्रेंस डालने की कोशिश की। डिनाइज या कॉजेज द डिनायल ऑफ एक्सेस टू एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू एक्सेस। डिनाई मतलब मैं इस कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज्ड हूं, मेरे पास आईडी पासवर्ड है, फिर भी ये कंप्यूटर मुझे ओपन नहीं करने दे रहा, मेरा आईडी पासवर्ड से ओपन नहीं करने दे रहा क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ गलती है। प्रोवाइड्स एनी असिस्टेंस टू एनी पर्सन टू फैसिलिटेट एक्सेस टू कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब असिस्टेंट, मैं किसी को, मेरी फ्रेंड को उकसा रही हूँ कि आप ये वाला कंप्यूटर लैपटॉप खोल, तू खोल, तू खोल, मैं खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ, तू खोल, तू खोल। अगर आप ये भी कर रहे हो, charges the services availed of by a person to the account of another person by tampering, manipulating, ये चार्जेस वाला पॉइंट छोड़ दो, बड़ा है, ठीक है। destroys, deletes और alter any information residing in the computer, जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो या फिर चुरा रहे हो, स्टील कर रहे हो, छुपा रहे हो या उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। जो बंदा, एनी पर्सन टू स्टील, कंसील, जो भी बंदा ये काम कर रहा है, कंप्यूटर के सोर्स कोड को चुराने की कोशिश कर रहा है, कंप्यूटर का जो मेरा कोड है, एक्चुअल कोड, उसको चुराने की कोशिश कर रहा है, अगर आपने ये सारे डैमेज पहुंचाए हैं तो he shall be liable to pay damages by way of compensation to the person so affected। उसको उन डैमेजेस का भुगतान करना पड़ेगा, जिस बंदे को वो नुकसान हुआ है उसको ये सारे नुकसान भुगतने पड़ेंगे। अभी पढ़ेंगे सोर्स कोड का मतलब भी पढ़ेंगे। तो पहले अपन ने देखा सेक्शन 43। सेक्शन 43 क्या कहता है, अगर कोई बंदा बिना परमिशन के, किसकी बिना परमिशन के, ओनर की, या जो बंदा कंप्यूटर सिस्टम का इंचार्ज है उसके बिना परमिशन के क्या क्या कर रहा है, या तो मेरे सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, या फिर हर जगह ये वर्ड चिपका देना, कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर डेटाबेस, ये 4 वर्ड चिपका देना। कोई भी बंदा बिना परमिशन के एक्सेस कर रहा है, बिना परमिशन के डाउनलोड कर रहा है, डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा है, कंप्यूटर वायरस डाल रहा है, डैमेज, डिनाई ऑफ सर्विसेज, किसी को असिस्टेंस दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, स्टील, कंसील, डिस्ट्रॉय, ऑल्टर, सोर्स कोड। इसके लिए वर्ड्स लिखोगे, वर्ड्स लिख लो सेक्शन 43 के। किसी ने गलती से एक्सेस कर लिया, डाउनलोड कर दिया, थोड़ी बहुत चीजों के वर्ड्स लिख पा रही हूँ, बाकी इसमें से देख लेना। कंप्यूटर वायरस डाल दिया, डैमेज कर दिया, दिख रहा है क्या बच्चों? थोड़ा सा इधर करो। किसी ने डैमेज कर दिया, किसी ने डिसरप्शन मतलब काम चलते चलते को बीच में रोक दिया, या
किसी ने डिनाई ऑफ एक्सेस कि मैं उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकती जबकि वो मेरी चीज में मैं उसके लिए ऑथराइज्ड हूँ। एनी असिस्टेंस, किसी को असिस्ट किया कि तुम इस कंप्यूटर को ओपन करो, उकसाया अपन ने, या मैंने कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया कंप्यूटर का डेटा, या फिर आपने स्टील कर लिया, चोरी कर लिया, कंसील छुपा रहे हो, या फिर आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, या आप ऑल्टर कर रहे हो किसको, सोर्स कोड को। अगर आपने ये सारे काम किए हैं तो आपको उस बंदे को कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो भी बंदा आपकी वजह से, जिस भी बंदे को नुकसान हुआ है। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं, उसका मीनिंग दिया है आपकी बुक के अंदर। सोर्स कोड, कुछ वर्ड्स का मीनिंग दिया है। आपसे सेक्शन 63 पूछा जाए तो इन की टर्म्स को आप एक्सप्लेन कर भी सकते हो, एक एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करके आना है। कंप्यूटर कंटेमिनेंट, कंटेमिनेंट का मतलब कंप्यूटर के अंदर कुछ भी वायरस वगैरह पर डाल दिया। मींस एनी सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस दैट आर डिजाइन्ड टू मॉडिफाई, डिस्ट्रॉय, रिकॉर्ड, ट्रांसमिट डेटा और प्रोग्राम रिसाइडिंग विद इन अ कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर के अंदर डेटा पड़ा है उसको मॉडिफाई, उसको डिस्ट्रॉय, उसको ट्रांसमिट करने के लिए जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसको कंप्यूटर कंटामिनेट कहा गया है। बाय एनी मींस टू असर्प द नॉर्मल ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है? असर्प द नॉर्मल ऑपरेशन लिखो, यहीं पे एक लाइन लिखवा रही हूँ, लिखो। टू सीज एंड होल्ड, टू सीज एंड होल्ड बाय फोर्स, टू सीज और होल्ड by force or without legal right, without legal right। मतलब अपन किसी चीज को सीज कर लिया, मेरा लीगल, मेरे पास उसका अधिकार नहीं था, फिर भी मैंने उसको जबरदस्ती सीज कर लिया, उसको असरप द नॉर्मल ऑपरेशन कहा जाता है। तो कंप्यूटर कंटामिनेट का मतलब कंप्यूटर को कंटामिनेट कर रहे हैं, कंप्यूटर को खराब करना चाहते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा पड़ा है, कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर डेटाबेस को मैं खराब करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डालती हूँ। टू मॉडिफाई, डिस्ट्रॉय, ऑल्टर, जो भी डेटा पड़ा है उसको मॉडिफाई, डिस्ट्रॉय, ऑल्टर या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए जो आप इंस्ट्रक्शंस डालते हो, या फिर आप फोर्सफुली किसी चीज को सीज करना चाहते हो, उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर कंटामिनेट कहा जाता है। कंप्यूटर डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब क्या होगा बच्चों? जहां सारा डेटा कंप्यूटर का रखा हुआ होगा उसको स्टोरेज कहते हैं, वो डेटाबेस कहते हैं। मींस अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट्स, कांसेप्ट्स, इंस्ट्रक्शंस इन टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, जो सारी चीजें एक फॉर्मुलाइज्ड तरीके से कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क की जो भी चीजें हैं जिसको अपन यूज में लेने वाले हैं, उनको फॉर्मुलाइज तरीके से एक जगह रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का डेटाबेस कहा जाता है। कंप्यूटर वायरस, वायरस का मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो डिस्ट्रॉय, डैमेज, डिग्रेड कर सकते हैं कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को, या उससे जो भी चीजें कनेक्टेड हैं उसको वो खराब कर सकते हैं। जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको डिग्रेड कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है? वायरस कहा जाता है। डैमेज, डैमेज का मतलब किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, उसको क्या कहा जाता है? डैमेज कहा जाता है। कंप्यूटर का सोर्स कोड मतलब लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स, कंप्यूटर कमांड, डिजाइन, लेआउट, प्रोग्राम, जो भी कंप्यूटर के अंदर आप कमांड्स लिखते हो, जो भी कंप्यूटर के अंदर आप लिखते हो, जैसे मुझे ऐसा लिखना है, हेलो लिखना है कंप्यूटर के अंदर, तो वो हेलो दिखे तो मैं को ऐसा कुछ, सपोज ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर। पहले आप लोग कभी HTML पे काम किया होगा तो HTML ओपन होता है, HTML क्लोज होता है, ये सोर्स कोड होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें से मैंने कुछ भी किसी में भी चेंज कर दिया तो कंप्यूटर का सोर्स कोड मतलब जो भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अंदर है, या जो भी कंप्यूटर के कमांड्स हैं, या फिर लेआउट, प्रोग्राम का एनालिसिस, वो सब किसके अंदर आ जाएगा? कंप्यूटर का सोर्स कोड के अंदर आ जाएगा। ये अपन ने बात की है सेक्शन 43। 43 किसकी बात की है? 43 कि कोई बंदा बिना परमिशन के एक्सेस कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, चुरा रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, वायरस डाल रहा है, डैमेज कर रहा है, डिनाई ऑफ एक्सेस कर रहा है, उन सारे बंदों को पेनल्टी लगेगी, उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है अपना सेक्शन 43A।
43A किसके बारे में? कंपनसेशन टू फेलियर, कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट दी डेटा। अगर आप मेरे डेटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, जो मैंने आपको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दी है, फेसबुक पे मैंने मेरा फोन नंबर दिया है और अगर फेसबुक सबको वो नंबर बांट देगा तो फेसबुक को मुझे उसके बदले कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट किसको कहते हो? कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो जो पजेस कर रही है या जो भी डील कर रही है मेरे सेंसिटिव पर्सनल डेटा से। मेरे सेंसिटिव पर्सनल डेटा मतलब मैं मेरे फोन नंबर को सेंसिटिव पर्सनल डेटा कह सकती हूँ, वो मेरा सेंसिटिव डेटा है। मेरी मेंटल हेल्थ सही है या खराब है, वो मेरा सेंसिटिव डेटा है। तो जो भी बॉडी कॉर्पोरेट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास मेरा सेंसिटिव डेटा है या इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर रिसोर्स which it owns, controls or operates, is negligent in implementing and maintaining reasonable security. अगर वो उसको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है, उसकी वजह से किसी और पर्सन को मेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो उस बंदे को मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो अगर मेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जिस भी बॉडी कॉर्पोरेट के पास पोजेशन में है, वो बॉडी कॉर्पोरेट उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली मेंटेन, सिक्योर नहीं रख पा रही, या किसी गलत हाथों में उसकी वजह से मेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चली गई, तो उस बंदे को मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये कहता है सेक्शन 43A। 43A इसमें बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई भी कम जो फर्म भी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटर्स भी हो सकती है, सबको बॉडी कॉर्पोरेट कहा गया। रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, इसका मतलब मीन सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोटेक्ट सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। इंफॉर्मेशन को आप बचा रहे हो, कोई भी बंदा गलत एक्सेस ना कर ले, डैमेज ना कर दे, उसको यूज ना कर दे, मॉडिफाई ना कर दे, डिस्क्लोज ना कर दे, जो भी लॉ में लिखा हुआ है वो सब चीजें कोई भी गलत हाथों में वो सब चीजें ना चली जाए। सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो पर्सनल होती है, आप किसी और को नहीं दे सकते, उसको सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन कहा गया। पढ़ लेना इसमें से क्या लिखा है इसका मतलब। सेक्शन 43 किसके बारे में था? बिना परमिशन के एक्सेस कर लिया, डाउनलोड कर लिया, उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। सेक्शन 43A किसके बारे में था? सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। सेक्शन 65 किसके बारे में? टैम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स कोड। अगर आपने कंप्यूटर का जो सोर्स कोड है, आप सोर्स कोड समझते हो? सोर्स कोड समझते हो? नहीं समझते कंप्यूटर का सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड मतलब जैसे जिस भी लैंग्वेज में वो कोड लिखा हुआ है, मुझे अगर यहाँ पे लिखना है 2+2, मेरे को कंप्यूटर से काम करवाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ स्टेप्स लिखने पड़ेंगे कंप्यूटर में। वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखने पड़ेंगे, चाहे वो C में लिखने पड़े, चाहे वो C++ में लिखने पड़े, चाहे वो PHP में लिखने पड़े, ठीक है। अगर मैंने सपोज लैंग्वेज लिखा है, मैंने कहा एड ए, पहले स्टोर इन A, स्टोर इन B, एड A एंड B, स्टोर इन C। सपोज ये मेरा कोई प्रोग्राम है, ये मेरा कोई प्रोग्राम है। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं वो कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं, तभी आप कंप्यूटर में काम कर सकते हो। उसने एक प्रोग्राम बनाया एडिशन का, उसने एक प्रोग्राम बनाया, उसने कहा स्टोर इन ए, पहला जो डेटा मैंने डाला 2, वो 2 किस में चला जाएगा? ए में। स्टोर इन बी, मैंने बाद में डाला 3 किस में चला जाएगा? बी में। एड ए एंड बी मतलब 2+3। स्टोर इन सी, जो आंसर आ रहा है वो सी में चला जाएगा, क्या चला जाएगा? 5। ये प्रोग्रामर ने बना कर दिया, इसके सोर्स कोड में चेंज कर दिया। आपने स्टोर इन XYZ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे स्टोर इन वापस ए कर दिया। कुछ भी आप कर सकते हो, हैकर ने किसी में भी चेंज कर दिया। अब वापस ए में चेंज हो गया और मुझे ये देखना है कि किस किस का एडिशन हुआ था, 2 और 3 का। तो 2 वाला डेटा तो डिलीट हो गया, ए में क्या डेटा आ गया मेरे पास? 5 आ गया। तो मुझे नहीं पता किस किस का एडिशन उसने मुझे 5 दिया है। तो ये होता है सोर्स कोड। इस सोर्स कोड, ये तो मैंने बहुत 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 छोटी चीज आप लोगों को बताई है, बाकी बहुत बड़े बड़े सोर्स कोड होते हैं, बहुत टेक्निकल चीज होती है, उसमें अगर जरा सा भी किसी ने चेंज कर दिया तो पूरा प्रोग्राम आपका, पूरा सॉफ्टवेयर आपका हिल जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के सोर्स कोड के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो क्या होगा? ये सेक्शन 65 कहता है, whosoever knowingly और intentionally, जानबूझकर कंसील करता है या डिस्ट्रॉय करता है या ऑल्टर करता है, और intentionally और knowingly causes another to conceal, destroy, alter,
या तो मैंने खुद ने सोर्स कोड छुपाया, चुराया, उसको चेंज किया, या मैंने जानबूझकर किसी और को उकसाया, मेरी फ्रेंड को उकसाया कि तू ये चोरी कर ले, तू सोर्स कोड को बदल दे, तेरी लाइफ बदल जाएगी, देखो मैं इतना पैसा दे दूंगी। या तो मैंने किया या किसी अनदर पर्सन को मैंने कहा कि आप उस सोर्स कोड को कंसील करो, डिस्ट्रॉय करो, ऑल्टर करो। यूज फॉर कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर में या कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क में काम में लिया गया है। When the computer source code is required to be kept or maintained by law for the time being in force shall be punishable। उस बंदे को कितने सजा मिलेगी? 3 साल की जेल या फिर 2 लाख रुपए तक का फाइन या फिर दोनों। पर्सन ए ने खुद ने चोरी की, सोर्स कोड को चुराया, या ए ने बी को बोला कि तुम चोरी करो, तो सजा किसको मिलेगी? ए को। कितनी सजा मिलेगी? 2 साल, 3 साल की सजा या फिर 2 लाख रुपए तक का फाइन, अगर आपने सोर्स कोड को चेंज करने की कोशिश की। कंप्यूटर सोर्स कोड मतलब क्या होता है? जो भी प्रोग्राम के लिस्ट है, जो भी कंप्यूटर में आप कमांड्स देते हो, जो भी डिजाइन, लेआउट, जो भी आप देते हो, वो कंप्यूटर के सोर्स कोड में आता है। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया, समझ में आया सोर्स कोड का? थोड़ा थोड़ा सोर्स कोड में मैंने लिख रखा है कंप्यूटर में कि जो मेरी फोटो है वो मुझे राइट में दिखनी चाहिए। मैंने ये लिख रखा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर ने लिख रखा है कि आपकी फोटो राइट में दिखनी चाहिए। अगर उसने चेंज कर दिया, उसकी फोटो लेफ्ट में दिखा दी, यहाँ फोटो आ गई, तो यहाँ मेरी फोटो आ रही, तो ये कंटेंट आपका छुप जाएगा, आपको कंटेंट नहीं दिखेगा। तो उसने सोर्स कोड में कुछ भी छेड़छाड़ की तो उसको 3 साल की जेल या 2 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ेगा। ये है सेक्शन 65। अभी तक कौन से सेक्शन पढ़ लिए? सेक्शन 43 क्या बोला था? अगर बिना परमिशन के आपने किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस किया, डाउनलोड किया, डिस्ट्रॉय किया, वायरस डाल दिया, डिनाई ऑफ एक्सेस, असिस्ट कर दिया किसी और को डिस्ट्रॉय करने के लिए, स्टील कंसील, ये सारे काम अगर आपने किए तो आप, जो बंदे को आपकी वजह से नुकसान हुआ है उसको आपको पे करना पड़ेगा। सेकंड क्या पढ़ा अपन ने? सेक्शन कौन सा था? 43A, मतलब कंपनसेशन फॉर द फेलियर ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जो भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके पास मेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अगर वो उसको सेफ नहीं रख पाता या उसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन किसी गलत हाथों में चली जाती है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। देन अपन ने क्या पढ़ा? 65 मतलब सोर्स कोड के साथ आपने छेड़छाड़ करी, या तो खुद ने की या किसी और को बोला कि तुम इसके साथ छेड़छाड़ कर दो, तो उस बंदे को कितना पनिशमेंट मिलेगा? 3 साल की जेल या 2 लाख रुपए तक का फाइन, या फिर ये दोनों उसको पनिशमेंट मिलेंगे। 3 सेक्शंस क्लियर है? 43, 43A एंड 65। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सेक्शन 66। 66 मतलब कहता है जो भी आपने कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस किए हैं, if any person dishonestly or fraudulently does any referred section 43, सेक्शन 43 ने तो बताया था कि कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस क्या क्या होते हैं। 43 में हमने बताया था कि एक्सेस करना, डाउनलोड करना, ये वो। तो अगर आपने 43 का कोई भी काम किया है तो मैंने कहा कंपनसेशन देना पड़ेगा, पर वो कंपनसेशन कितना देना पड़ेगा वो 66 में लिखा हुआ है। तो उस बंदे को जेल होगी 3 साल की या 5 लाख रुपए तक का फाइन, या फिर ये दोनों मिलेगा। 43 ने कहा आपने कुछ भी गलत किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। 66 कहता है कि अगर आपने 43 में जो भी गलत करते हुए आप पकड़े गए तो आपको 3 साल की जेल या 5 लाख रुपए का फाइन। मतलब उसका पनिशमेंट कहाँ डिक्लेयर्ड है? 66 में डिक्लेयर्ड है। 43 का पनिशमेंट 66 में डिक्लेयर्ड है। सेक्शन 66B क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। मतलब 66B के लिए एक लाइन लिखो, बायर्स ऑफ स्टोलन गुड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। बायर्स ऑफ स्टोलन गुड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपने चोरी का माल खरीदा है तो भी आप जिम्मेदार हो, आपको पनिशमेंट मिलेगा। चोरी का माल जो बेच रहा है चोरी करके वो तो जिम्मेदार है ही है, उसको पनिशमेंट मिलेगा, पर अगर खरीदने वाला बंदा भी जिम्मेदार होता है उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। तो
Whosoever dishonestly receives or retains any stolen computer, जो चुराई हुई कंप्यूटर की कोई भी रिसोर्स, कोई भी कीबोर्ड, कोई भी माउस, कोई भी प्रिंटर, कोई भी मॉनिटर, कोई भी प्रोसेसर, चुराया हुआ अगर आप सामान काम में ले रहे हो या उसको अपने पास रख रहे हो, जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, तो उसको सजा मिलेगी कितनी? 3 साल की जेल या फिर 1 लाख रुपए तक का फाइन या दोनों। अगर मुझे पता चल गया आप चोरी का माल काम में ले रहे हो तो आपको 3 साल की जेल या फिर 1 लाख रुपए तक का फाइन या दोनों देने पड़ेंगे। ये कहता है 66B। 66C क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब यहां ब्रैकेट में लिखो, पासवर्ड, एक ही लाइन है, डिजिटल सिग्नेचर्स, थंबप्रिंट्स, पासवर्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर्स, थंबप्रिंट्स। पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, अगर किसी ने मेरा पासवर्ड चुरा लिया, मेरा थंब इंप्रेशन चुरा लिया या मेरी फिंगरप्रिंट्स चुरा लिए, तो उसको भी सजा मिलेगी। मेरा पासवर्ड चोरी कर किसी ने मेरा कंप्यूटर सिस्टम को ओपन कर दिया तो उस बंदे को जो चोरी कर रहा है उसको सजा मिलेगी। Whosoever fraudulently or dishonestly make use of electronic signature, passwords or any other unique identification फीचर ऑफ एनी अदर पर्सन, मतलब किसी और बंदे का वो पासवर्ड या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन मीडियम्स होते हैं वो काम में ले रहा है तो उसको सजा मिलेगी 3 साल की जेल या फिर उसको 1 लाख रुपए का फाइन उसको देना पड़ेगा। अगर मेरा पासवर्ड चुराया, मैं पासवर्ड लिख रही हूँ, किसी ने देख लिया और मेरा कंप्यूटर लैपटॉप ओपन कर दिया तो उसको भी जेल हो सकती है और उसको 1 लाख रुपए तक का फाइन भी भरना पड़ सकता है। ये कहता है 66C। अभी तक अपन देखते हैं अपन ने कौन से पढ़ लिए। 43 क्या कहता था? कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में बताया, मतलब एक्सेस, डाउनलोड, डिस्ट्रॉय, सोर्स कोड, वायरस, डिस्ट्रप्शन, डिनायल ऑफ एक्सेस, ये सारी चीजें। फिर अपन ने पढ़ा 43A, वो क्या कहता है? सेंसिटिव पर्सनल डेटा, अगर सेंसिटिव पर्सनल डेटा लीक आउट कर दिया तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। देन 65 सॉरी, कंप्यूटर रिलेटेड नहीं, हाँ, सोर्स कोड के साथ अगर आपने टैंपर किया, कुछ भी छेड़छाड़ करी तो पनिशमेंट मिलेगा। कितना? फिर अपन ने पढ़ा 66 में क्या पढ़ा? कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस किया है तो आपको 43 में जो भी काम किया है तो आपको ये सजा मिलेगी। देन 66B क्या कहता है? चोरी का माल खरीद रहे हो तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगा। वो पनिशमेंट कितना है वो भी याद करना है, एग्जाम में लिखकर आना पड़ेगा। 66C क्या कहता है? आइडेंटिटी चुरा रहे हो, मेरा पासवर्ड चुरा लिया, मेरा थंब इंप्रेशन चुरा लिया, मेरा आई रेटिना चुरा लिया, तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगा। 3 साल की जेल या 1 लाख रुपए का फाइन आपको देना पड़ेगा। हाँ जी, सोर्स कोड के लिए, हाँ, 43 में भी क्राइम बता दिया सोर्स कोड का और 65 में एक अलग से सेक्शन बना दिया। सोर्स कोड इतनी जरूरी चीजें होती हैं कि एक सेक्शन के अंदर का पार्ट हो गया और एक सेक्शन उसके नाम का ही बना दिया। तो इसमें आपकी कंपनसेशन भी करता है इसके लिए 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए, लेकिन एक सेक्शन होगा जो 66 है उसके अंदर ऐसा लिखा है 43 के अंदर जो भी लिखा है ना उसके लिए 3 साल की जेल है, वो तो दोनों सेम हो गई, लेकिन इसमें 5 लाख रुपीस लिखेगा। तो वो अगर सोर्स कोड के लिए सिर्फ सोर्स कोड करते हो तो क्या पता 3 लाख का मिलता हो, फाइन लगता हो, और बाकी सबके लिए वैसे 5 लाख का फाइन लगता हो। पर सोर्स कोड इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक सेक्शन का पार्ट भी हो गया और उसके लिए एक अलग से सेक्शन भी बना दिया। तो जो अलग सेक्शन है वो फॉलो होगा, उसका पार्ट वाला फॉलो नहीं होगा सोर्स कोड के लिए। ठीक है, हाँ जी। सेक्शन 66D, 66D क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स। पर्सोनेशन का मतलब बहरूपिया, आइडेंटिटी ऑफ अनदर पर्सन, लिख लो। अगर आप बहरूपिया हो, अगर आपने किसी की आइडेंटिटी चुरा ली, अनदर पर्सन की आइडेंटिटी
चुरा ली, मतलब उसका आईडी पासवर्ड दोनों चुरा कर मैंने उसके आईडी पासवर्ड से कुछ भी ओपन कर दिया, तो ऐसा लगेगा कि वही बंदा ओपन कर रहा है। अगर आप बहरूपिया हो तो आपको जेल होगी 3 साल की, या फिर आपको फाइन लगेगा 1 लाख रुपए तक का आपको फाइन लगेगा। तो 66D क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन, कि अगर आपने पर्सोनेशन किया है तो आपको ये सारे फाइन देने पड़ेंगे। देन 66E क्या बोलता है, पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। प्राइवेसी, अगर आपने प्राइवेसी को वायलेट कर दिया, यहाँ पे प्राइवेसी का मतलब क्या कह रहे हैं कि जो आपके जो भी प्राइवेट चीजें हैं आपकी, जैसे कि आपकी बॉडी के जो भी प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, अगर उस प्राइवेट पार्ट्स की किसी ने इमेज ले ली, कैप्चर कर लिया, उस इमेज को पब्लिश कर दिया या ट्रांसमिट कर दिया उस बंदे ने प्राइवेट एरिया को, तो उस बंदे को जेल होगी 3 साल की, या उसको फाइन लगेगा 2 लाख रुपए का, या दोनों चीजें उसको पनिशमेंट मिल सकता है। तो पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, यहाँ पे लिख लो। प्राइवेसी का मतलब यहाँ किसकी बात की गई है, प्राइवेट पार्ट्स की। कि अगर प्राइवेट पार्ट्स की इमेज लेकर ट्रांसमिट कर दिया, प्राइवेट पार्ट की इमेज को पब्लिश कर दिया किसी ने भी, तो उस बंदे को भी जेल हो जाएगी 3 साल की, या 2 लाख रुपए का फाइन, या फिर दोनों उसको पनिशमेंट मिलेगा। ये 66E कहता है। देन 66F बुक में नहीं है क्या अपने, ये शायद बाद में आया था इसलिए नहीं है बुक में। 67 भी है, 67A, 67B एक्सप्लेनेशन। ये जो नहीं है इसका मैं अलग से प्रिंट निकलवा कर आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। हाँ 67 में नहीं, ये सारा अमेंडेड पार्ट है। तो अपन पहले ये देखते हैं हमने जो जो पढ़ा है, किसमें क्या क्या पढ़ा है, कौन से एक्ट में क्या क्या होता है, ये हम देखेंगे। आईटी एक्ट आपने क्या पढ़ा, चाहे तो आप लोग भी ये डायग्राम बना लो। आईटी एक्ट, आईटी एक्ट में सबसे पहले आपने पढ़ा सेक्शन 43। सेक्शन 43 में आपने किस चीज के बारे में पढ़ा, यहाँ पे आपने कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में पढ़ा। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में यहाँ पे पढ़ा। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस कौन से थे कि आपने बिना परमिशन के एक्सेस कर लिया, डिनायल ऑफ एक्सेस, जो बंदा ऑथराइज्ड है फिर भी उसको एक्सेस नहीं किया जाने जा रहा, किसी भी चीज को आपने डिलीट कर दिया, या किसी चीज को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, या कोई चीज बिना परमिशन के आपने क्या कर ली, डाउनलोड कर दी, या उसके अंदर वायरस डाल दिए, या किसी को असिस्ट किया गलत काम करने के लिए, या फिर आपने हैकिंग कर दी, या फिर आपने सोर्स कोड को चुरा लिया। ये सारा काम जो भी है ये सेक्शन 63 के अंदर अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा 43 के बाद कौन सा पढ़ा था बच्चों, 43A। सेक्शन 43A। 43A किस बारे में था, 43A किस बारे में था, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन। अगर आप एसपीडीआई को सिक्योर नहीं रख पाते, एसपीडीआई का मतलब क्या होता है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन, ये होता है एसपीडीआई। अगर आप इसको सिक्योर नहीं रख पाते तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। देन अपन ने किसके बारे में पढ़ा, सेक्शन 65 में क्या था, सोर्स कोड। अगर आपने टैंपरिंग विद द सोर्स कोड, अगर आपने सोर्स कोड को टैंपरिंग विद सोर्स कोड को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो आपको ये सारी सजा मिलेगी। सजा भी लिखते जाएंगे कितनी कितनी थी, ताकि आप लोगों को याद करना आसान रहेगा। 43 में कोई नहीं, कुछ भी सजा नहीं थी, 43A में भी कुछ नहीं था। 65 में क्या था, इम्प्रिजमेंट अप टू 3 इयर्स। तो उसमें आपको कितना पनिशमेंट मिलेगा, या तो 3 इयर्स की जेल, या फिर
आपको देना पड़ेगा फाइन अप टू 2 लाख, या फिर आपका फाइन लगेगा कितने का, 2 लाख का। ये आपको 65 में था। देन सेक्शन 66, सेक्शन 66 ने क्या कहा, 66 ने कहा कि जो भी आपने सेक्शन 43 में अगर कोई क्राइम किया है तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा या तो 3 इयर्स की जेल या फिर आपको 5 लाख रुपीस तक का फाइन आपको देना पड़ेगा। ये 66 ने कहा। देन 66 के बाद अपन ने किया 66B, सेक्शन 66B। 66B ने किस बारे में बात की कि आपने बायर्स ऑफ स्टोलन गुड्स, बायर ऑफ स्टोलन गुड, अगर आपने लिखा नहीं जा रहा, स्टोलन गुड, अगर आपने चोरी का कोई सामान काम में लिया है तो आपको कितना पनिशमेंट मिलेगा, आपको 3 साल की जेल या फिर आपको 1 लाख रुपीस तक का आपको फाइन देना पड़ेगा। ये अपन ने बात की 66B के अंदर। देन नेक्स्ट है अपना सेक्शन 66C। 66C में आपने किसके बारे में बात की कि अगर आपने कोई आइडेंटिटी थेफ्ट कर लिया, आइडेंटिटी ही चुरा ली, मतलब आपने मेरा पासवर्ड चुरा लिया, आपने मेरा थंब इम्प्रेशन चुरा लिया, तो आपको कितना पनिशमेंट मिलेगा, आपको 3 इयर्स तक की जेल या फिर आपको 1 लाख रुपीस का फाइन आपको देना पड़ेगा। सिक्सटी सी के बाद अपन ने पढ़ा 66D, सेक्शन 66D। 66D में आपने क्या पढ़ा, 66D में पढ़ा कि अगर आप पर्सोनेशन करते हो, मतलब बहरूपिया बनकर अगर आप आ जाते हो, बहरूपिया किसी और की आइडेंटिटी से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको कितना पनिशमेंट मिलेगा, 3 साल की जेल, 3 इयर्स की जेल या फिर फाइन अप टू 1 लाख रुपीस तक आपको फाइन देना पड़ेगा। एक है 66E, सेक्शन 66E। 66E में हमने क्या पढ़ा, 66E में हमने पढ़ा वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब यहाँ पे प्राइवेट जो पार्ट्स होते हैं उसकी बात की गई, उसको आपने पब्लिश कर दिया, उसको आपने ट्रांसमिट कर दिया, तो आपको 3 इयर्स की जेल हो जाएगी या फिर आपको 2 लाख रुपीस तक का फाइन आपको देना पड़ेगा। ये अपन ने पढ़ लिए हैं। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। तो आज कौन से सेक्शंस पढ़ लिए, सेक्शन 43, 43A, 65, 66, 66B, C, D, E। 45 था रिलेटेड, सेक्शन 43 था कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में कि आपने एक्सेस कर लिया, डाउनलोड कर लिया। 43A था SPDI के बारे में। 65 था सोर्स कोड को टैम्पर कर दिया। 66 था कि जो 43 में क्राइम किया उसके लिए ये पनिशमेंट होगा। 66B था कि चोरी का माल आप काम में ले रहे हो। 66C था आइडेंटिटी चुरा लिया, थंब इम्प्रेशन आइडेंटिटी चुरा लिया। 66C था पर्सोनेशन। 66D था प्राइवेसी, उसके पहले पर्सोनेशन, उसके पहले आइडेंटिटी और उसके पहले बायर्स ऑफ स्टोलन गुड। तो BCDE। हाँ, बी वाला है बायर्स, सी वाला आइडेंटिटी, डी वाला पर्सोनेशन और ई वाला प्राइवेसी।
और 66 का मतलब जो 43 में क्राइम किया था वो सब यहाँ पे आपको उसका पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे सेक्शंस हैं, बाकी के अपन कल पढ़ेंगे। पर्सोनेशन मतलब बहरूपिया बन गया, मतलब आपने कोई चीटिंग कर ली किसी से किसी चीज की। इसका एग्जांपल कल दूंगी मैं। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ेंगे। बाय।